रात के 11:30 बजे जब वो जिनज़ादा रोज शाख खुशबू के पास आने के लिए अपने कबीले से निकला और जब खुशबू के घर से थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो वो अचानक एक शीशे की दीवार से टकरा गया। वो शीशे की दीवार बहुत गर्म थी, मगर आंख से ओझल। उसे छूने से लगता था कि ये बहुत गर्म है, मगर कोई अनदेखी दीवार है। वो कई लम्हे सोचता रहा और फिर वो आसमान की तरफ बढ़ने लगा। वो जितना ऊपर गया वो दीवार अपनी जगह बरकरार थी। फिर वो ऊपर को बढ़ते बढ़ते आसमान की वुसअत में पहुंच गया, मगर वो गर्म दीवार बदस्तूर अपनी जगह कायम थी। फिर आनन फानन वो ऊपर से ज़मीन की तरफ बड़ी तेज़ी से आया और ज़मीन के अंदर घुसता चला गया। मगर ये क्या, ज़मीन के अंदर भी वो दीवार मौजूद थी। वो पाताल में घुसता चला गया, मगर पाताल में भी वो गर्म दीवार अपनी जगह कायम थी। अब तो उसकी परेशानी घबराहट दीदनी थी। वो पाताल से ऊपर को उठते उठते ज़मीन से बाहर निकल आया और एक जगह ठहर कर उस दीवार नुमा रुकावट के मुतल्लिक गौर करना शुरू कर दिया। वो समझ चुका था कि कोई ऐसी हस्ती उसके सामने आ गई है जो कि भरपूर तरीके से उसकी निगरानी कर रही है, और उस हस्ती ने उसके रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी है ताकि वो खुशबू तक ना पहुंच सके। मगर वो हस्ती है कौन और उसे मेरी ज़ात से क्या लेना देना? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरी किसी ऐसी हस्ती से कोई मुठभेड़ भी नहीं हुई। फिर वो है कौन जो मुझे परेशान कर रहा है? खुशबू या फिर उसके घर वाले किसी के पास गए नहीं और ना ही उन्होंने किसी से मेरे मुतल्लिक कोई बात की है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा। चुप कर वार करता है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर देख, मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ। फिर उसने सोचा, मैं उसके मुतल्लिक पता कैसे करूँ? मेरी तमाम कोशिशें कमज़ोर हो गई हैं। फिर भी वो ज़बरदस्त तरीके से वार पर वार करने लगा, जिससे उसके रास्ते में हायल रुकावट दूर हो जाए और वो खुशबू तक पहुँच जाए। मगर वो किसी सूरत भी अपने मकसद में कामयाब ना हुआ। आखिर फिर बिफरे हुए जख्मी नाग की मानिंद अपने कबीले की तरफ पलट गया, क्योंकि उसका एक मखसूस टाइम होता था। उस टाइम तक उसे हर हाल में अपने कमरे में मौजूद होना होता था। अपने कमरे में पेचोताब खाने लगा। उसकी नींद और आराम व सुकून गारत हो चुका था। इस शशोपंज में उसका वक्त गुजरने लगा और फिर एक मुकर्ररा वक्त पर उसके वालिद ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसने आवाज़ दी, जी अब्बा हजूर, मैं जाग गया हूँ। सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया। वो सोचों के पहाड़ तले दबा रहा। उसने लाख जतन कर लिए, मगर इस राज को जानने से कासी रहा कि उसे कौन और क्यों परेशान कर रहा है। रात आई तो उसकी बेचैनी मजीद दो चंद हो गई और फिर रात के 11:30 बजे अपने कमरे से निकला खुशबू के घर जाने के लिए। और फिर उस जगह आकर उसे मायूस होना पड़ा, क्योंकि उसके रास्ते में वही गर्म अनदेखी दीवार मौजूद थी। आज तो उसने अपनी तमाम मख्फी कुव्वतें आजमा ली, मगर वह दीवार अपनी जगह से टस से मस ना हुई। तरह तरह के बेशुमार वार करके जब वो थक गया तो वापस पलट गया। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे बिन जल मछली होती है, या फिर जैसे किसी जिंदा वजूद को आग में फेंक दिया गया हो। वो अपने कमरे में मौजूद तड़पता रहा, मगर उसके दिमाग में कोई भी हल ना आया। वो किसी सूरत ये ना जान सका कि वो कौन है जो उसके रास्ते में संगलाख पहाड़ की तरह खड़ा होकर रुकावट डाल रहा है। उधर खुशबू अपनी जगह बहुत मुतमईन और खुश थी कि हकीम कामिल ने उसे अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया है और उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है, वरना हर सूरत वो आता ज़रूर। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो मुतवातिर 2 दिन और 2 रात ना आया हो। आंधी हो या तूफान, वो आता ज़रूर था। आज तीसरा दिन था और खुशबू को पता था कि आज वो ज़रूर आएगा। और फिर तीसरी रात आ गई। घटाटोप अंधेरा हर तरफ छा गया। उसके सारे घर वाले अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। रात के 11:30 बजे वो तूफान की तरह बाहर निकला और खुशबू के घर की तरफ का रुख किया। मगर ये क्या, आज तो उसके रास्ते में वो रुकावट वाली दीवार गायब थी। उस रुकावट को ना पाकर उसकी बाछें खिल गई और फिर वो तेजी के साथ खुशबू के घर की तरफ बढ़ता चला गया। खुशबू हस्बे मामूल अपने कमरे में मौजूद थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसने अपना दायां हाथ अपने माथे पर रखा हुआ था, इस अंदाज से कि वो बहुत ज़्यादा सोचों में गर्क है। कमरे में आकर चंद साथ वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसने महसूस कर लिया कि आज कमरे में भी कोई अनदेखी हस्ती मौजूद नहीं और खुशबू भी बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई है। तो उसने आवाज़ दी, खुशबू। खुशबू की समाज से जैसे ही उसकी आवाज़ टकराई तो खुशबू ने झट अपनी आंखें खोल दी और उसे देखते हुए फौरन बिस्तर से उठी और तेज़ी से नीचे उतरकर उसके सीने से लग गई और बहुत ही ज़्यादा लगावट से बोली, आप 2 दिन कहाँ रहे? इंतज़ार करते करते मेरी आंखें जैसे पथरा गई हैं। आपने मुझे तड़पता हुआ छोड़ दिया। उसने खुशबू को अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी हालत अपनी जगह बहुत गैर थी। वो बिल्कुल बदहवास हो रहा था।
उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे कोई परिंदा पिंजरे से आज़ाद हो गया हो। उसने अपने होंठ खुशबू की गर्दन पर टिका दिए और फिर उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता खुशबू की गर्दन से होते हुए ऊपर को बढ़ने लगे। खुशबू ऐसी हालत में थी कि जैसे साकित हो गई हो। उसके होंठ मुतवातिर गर्दन से चेहरे और फिर गाल से होते हुए खुशबू के होंठों में पैवस्त हो गए। फिर खुशबू के पूरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसके पूरे जिस्म में अचानक एक कपकपी सी तारी हुई, जिसे रुशाक ने बखूबी और वाज़ेह तौर पर महसूस करते हुए खुशबू के गिर्द अपनी बाहों का घेरा कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया। आज पहली मर्तबा उसकी ताकत का खुशबू को एहसास हुआ। खुशबू उसकी बाहों में किचमिचाने लगी, मगर बावजूद कोशिश के उसकी बाहों से निकलना खुशबू के बस से बाहर था। फिर इसी हालत में खुशबू के गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग किए बिस्तर की जानिब वो बढ़ने लगा। खुशबू को उसने ऊपर उठाया और बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। खुशबू की आंखें बंद थीं। ऐसा लगता था कि जैसे खुशबू के पूरे वजूद और दिलो दिमाग पर सहर फूंक दिया गया हो। खुशबू की हालत बिल्कुल निढाल थी। यूं महसूस होता था कि जैसे उसके जिस्म से जान निकाली गई हो। उसके पूरे जिस्म पर सख्ता तारी था, मगर सांस लेने की वजह से खुशबू का सीना ऊपर नीचे होता महसूस होता था। खुशबू को वो टिकटिकी बांधे चंद घड़ी देखता रहा। फिर अचानक वो खुशबू के नरमो मुलायम नाजुक गालों पर अपने हाथ फेरने लगा। इसके साथ ही साथ उसकी अंदरूनी हैजानी कैफियत बढ़ने लगी। उसके होंठों पर एक मायनेखेज मुस्कुराहट फैल गई। फिर वह अपनी गर्दन घुमाकर अपने दाएं बाएं और सामने दीवार को देखने लगा। उसका अंदाज बता रहा था कि शायद वह बगौर किसी चीज को तलाश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक पैदा हुई, साथ ही साथ उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। फिर उसकी आंखों से सुर्ख शुआओं की दो लकीरें निकली और खुशबू के दिमाग में घुसती चली गई। इसके बाद उन सुर्ख शुआओं का वजूद खत्म हो गया तो वो मुस्कुराते हुए मुजस्सम खुशबू के पूरे वजूद पर औंधे मुंह जैसे ढह गया। अचानक कमरे में एक गरजदार आवाज गूंजी, खबरदार, हदूद से आगे बढ़ना अब खत्म हुआ। अब तू अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और इसके साथ ही किसी नादीदा हाथ ने रुशाक को पुश्त से पकड़कर ऊपर को उठा लिया। इसके बाद खुद ब खुद दरवाजा खुला और रुशाक हवा में मौलिक दरवाजे से बाहर को निकलता चला गया। दरवाजे से निकलते ही दरवाजा फिर खुद ब खुद बंद हो गया। रुशाक पर जैसे सख्ता तारी हो चुका था। वो बिल्कुल पत्थर का बुत बन चुका था। वो हवा में मौलिक एक तरफ को बड़ी तेजी से उड़ता चला जा रहा था। उस नादीदा हाथ ने उसे बड़ी मजबूती से अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। रुशाक की ज़हनी सलाहियत भी मफकूद हो चुकी थी। और फिर जब वो एक वीराने में पहुंचा, वो वीराना तहद्दे निगाह फैला हुआ था। उस नादीदा हाथ ने रुशाक को काफी ऊपर से नीचे की तरफ पटक दिया। रुशाक जब नीचे गिरा तो उसके मुंह से एक फलक शगाफ चीख बरामद हुई। चीख इतनी जबरदस्त थी कि उस चीख से कुर्बा ज्वार जैसे दहल कर रह गया। काफी देर तक वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर अचानक उस नादीदा हाथ ने उसे एक झटके से ऊपर को उठाया और खड़ा कर दिया। खड़ा होते ही रुशाक को जैसे होश आ गया। उसे अपने कदमों पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब उसके जिस्म का जोड़ जोड़ शदीद दर्द में मुब्तला हो चुका था। उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, खबरदार, अब अगर तूने खुशबू के साथ कोई भी गिरी हुई हरकत की तो। और आवाज अधूरी रह गई। तू कौन है? मेरे सामने आ, मैं भी देखूं कि तुझ में कितनी ताकत है। अरे छुपकर वार करता है, ये मर्दानगी नहीं बुज़दिली है। चल आ मेरे सामने। रुशाक तैश में बोला, अगर तुझ में ताकत है तो मुझ पर गलबा हासिल कर ले। किसी कमजोर इंसान पर अपना तसल्लुत जमाना कहाँ की मर्दानगी है? अगर तुझ में मर्दानगी है तो किसी ताकतवर से टकरा, फिर तुझे पता चलेगा कि ताकत और मर्दानगी क्या होती है। मैं जा रहा हूँ, मेरी बात याद रखना। खुशबू के साथ अब अगर कोई गिरी हुई हरकत की तो तेरी खैर नहीं। और आवाज बंद हो गई। काफी देर तक वो उस वीराने में बेसुध खड़ा रहा। उसकी सारी जिन्नाती ताकतें जैसे खत्म होकर रह गई थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो उस नादीदा कुव्वत के मुतल्लिक जान सके, मगर ये जानना उसके बस से बाहर था। वो सोचते सोचते थक गया तो निढाल होकर उस जगह धप से घुटनों के बल बैठ गया। रुशाक काफी देर तक मुराकबे की सूरत में उस जगह बैठा रहा। फिर अचानक जैसे वो होश में आ गया, उसने अपना सर ऊपर को उठाया और बहुत लंबा सांस खींचा। फिर वो निढाल तरीके से उठा और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। जब उसकी तवानाई कुछ बहाल हुई तो अपने कबीले की जानिब बढ़ने लगा और फिर चंद लम्हों में ही वो अपने कबीले में पहुंच गया। कबीले में रात के वक्त कई जिन्नात अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। उनमें से एक की नज़र रुशाक पर पड़ गई तो वो भागकर उसके करीब आया और बोला, रुशाक, खैरियत तो है ना? तुम इस पहर कहाँ से आ रहे हो? आज से पहले तो तुम इस वक्त कभी नजर नहीं आए। आज ना जाने क्यों मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही घबरा रही थी। यही नहीं बल्कि मेरे पूरे वजूद में बेचैनी सी होने लगी थी।
اس لیए कबीले से ज़रा बाहर चला गया था। एक जगह से मैं गुजरने लगा था कि अचानक एक रूहानी हिसार मेरे सामने आ गया और उस हिसार से मेरी मतभेड़ हो गई। वो हिसार कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। बस मैं भी कुछ जिद में आ गया और कोशिश करने लगा कि मैं उस हिसार को तोड़ दूं, और फिर इस कशमकश में लग गया। वो हिसार तो ना टूटा, मगर फिर एक तरफ को वो जला गया और इस चक्कर में मैं कुछ निढाल सा हो गया। रुशाक ने गंभीर लहजे में कहा, रुशाक, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक ताकतवर पड़ा है। अपने काम से काम रखा करो, ख्वामखा किसी से उलझना ठीक नहीं। तुम जिस तरह जिद में आए, अगर वो हिसार वाली हस्ती भी जिद में आ जाती तो बोलो तुम्हारा क्या बनता, जबकि तुम्हारा इतराफ़ है कि तुम्हारी कोशिश के बावजूद भी वो हिसार टस से मस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उस हिसार को कायम करने वाला, यानी उस हिसार में यकीनन कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर हस्ती होगी। अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि एक जिन ज़्यादा की कोशिश से वो हिसार नहीं टूटा, तो इसका मतलब क्या लिया जा सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि उस हिसार में मुकैद हस्ती को गुस्सा नहीं आया, वरना तुम्हारा काम ज़रूर हो जाता और तुम्हारी जिद धरी की धरी रह जाती। तुम बचकर आ गई भाई, आइंदा ख्याल रखना। खैर, अब जाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो। रात बहुत बीत चुकी है, थोड़ी देर में फजर होने वाली है। ये सुनकर रुशाक बोला, वो हिसार एक तरफ को बढ़ गया और मैं खामोशी से आ गया, मगर अब मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा और मालूम करूँगा कि वो कौन है। किसी न किसी दिन मालूम करके ही रहूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रुशाक, तुम गलती करोगे उस हस्ती के रास्ते में आने की। मैंने तो अंदाज़ा कर लिया है कि वो हस्ती तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और अगर तुमने जिद ना छोड़ी तो तुम्हारा नाकाबिले यकीन नुकसान भी हो सकता है। और फिर तुम सरदार यानी अपने वालिद को भी जानते ही हो कि वो उसूल के कितने पक्के हैं। जिद को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और जाकर आराम करो। मेरा मशवरा याद रखना। ये बोलकर पहरेदार जिन खामोश हो गया और रुशाक अपने कमरे में आ गया। उधर खुशबू अपने कमरे में रात भर बेचैन रही। रुशाक के इस तरह कमरे से गायब होने पर उसकी बेचैनी में इजाफा हो गया था। उसे ये परेशानी थी कि कभी ऐसा तो ना हुआ था कि रुशाक इस तरह अचानक गायब हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि अब वो हमारे साथ कोई बदसलूकी करे, कहीं गुस्से में आकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। मगर ये बात उसके दिल में बैठ चुकी थी कि ऐसा होने में भी यकीनन हकीम कामिल का ही हाथ होगा, क्योंकि हकीम कामिल ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था कि अब रुशाक किसी सूरत भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक हलचल मची हुई थी। उधर रोलुका ने अपने कई कारिंदे रुशाक की निगरानी पर लगा दिए थे। कारिंदों को इल्म था कि जब भी रुशाक किसी भी काम के लिए अपने कबीले से बाहर निकले तो उसकी खबर फौरन दी जाए। कारिंदे बहुत चौकस और मुस्तादी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। वैसे भी रोलुका ने पूरे मतब के गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर दिया था। उसे शक था कि रुशाक तैश में आकर मतब का या मतब के किसी मुलाजिम या फिर कोई और नुकसान न कर बैठे। इन तमाम बातों का इल्म हकीम वकार को नहीं था और ना ही रोलुका ने उन्हें कुछ बताया था। रोलुका के जहन में ये बात भी थी कि अगर हकीम वकार को इन तमाम बातों का इल्म हो जाए तो हो सकता है कि उनके दिमाग पर किसी किस्म का बोझ पड़ जाए और वो सोचने लगे कि किसी जिन से दुश्मनी अच्छी नहीं होती। रोलुका अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसे ख्याल आया कि चंद बातें बताने के लिए खुशबू के घर चलना चाहिए। रोलुका ने खुशबू के घर का तस्वुर किया और अपनी आंखें बंद कर ली। एक लम्हा भी नहीं लगा कि रोलुका खुशबू के घर से थोड़ी दूर आम के एक बाग में नमूदार हुआ। उस वक्त बाग में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। रोलुका चलता हुआ खुशबू के घर के दरवाजे पर पहुंचा। घर के बाहर दालान में एक मुलाजिम चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। रोलुका बोला, जनाब, मुझे अतीक साहब से मिलना है। अगर आप उन्हें बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आप बताइएगा कि हकीम कामिल आपसे मिलने आए हैं। रोलुका की बात सुनते ही झट मुलाजिम उठा और एक तरफ मौजूद दरवाजे से अंदर चला गया। वो कमरा बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए वक्फ था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि तेज कदमों से चलते हुए अतीक साहब बाहर निकले और झट रोलुका से मुसाफिया किया। रोलुका ने भी हाथ मिलाया और बोला, अतीक साहब, चंद बातें थी जिसकी वजह से मैंने आपको तकलीफ दी। हकीम साहब, आप मुझे परेशान कर रही हैं। मैं तो ये सोच कर जहनी खलफिशार में मुब्तला हो जाता हूँ कि हमारी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। अगर आपके आने का कोई दिन मुकर्रर हो तो मैं कोचवान को भेज दूँ, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, अतीक साहब ने कहा। बैठक में आकर रोलुका एक सोफे पर बैठ गया और बोला, अतीक साहब, आप मेरी तकलीफ के मुतालिक कतई ना सोचा करें। मैं परेशान हाल लोगों के काम आकर बड़ा दिली सुकून महसूस करता हूँ। चूँकि मेरा कोई वक्त आने का मुकर्रर नहीं तो भला मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। जब अशद ज़रूरत महसूस होती है तो आ जाता हूँ और फिर बड़े आराम और सुकून से चला भी जाता हूँ। मेरे जहन में चंद बातें आई तो मैं चला आया।
आप बराए मेहरबानी खुशबू को बुला लें, उससे कुछ बातें करनी है। जी बहुत अच्छा। ये बोलकर अतीक साहब उठे और कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही लम्हे में खुशबू कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, खुशबू बोली और आकर सादतमंदी से सर पर आंचल संभालती हुई रोलका के सामने बैठ गई। रोलका बोला, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं, खुशबू बोली। दरअसल चंद बातें थी जिनकी वजह से मैं आ गया। बात यह है कि कल रात से मैंने उस जिन पर सख्ती शुरू कर दी है। कल रात में वो तुमसे बातें करता रहा। उस वक्त गायबाना तौर पर मैं कमरे में मौजूद था और फिर जब वो आगे बढ़ा तो मैं उसे अपने हाथ के शिकंजे में जकड़कर कमरे से बाहर ले गया। गुस्सा तो मुझे बहुत था और दिल में आया कि मैं उसी वक्त उसका काम तमाम कर दूं, मगर मैं कुछ सोचकर ऐसा ना कर सका। उसके दिलो दिमाग पर सख्ता तारी हो चुका था। बस ये समझ लो कि जैसे वो पत्थर का बुत बन चुका था। मैंने उसे ले जाकर उसके कबीले से कुछ दूर एक वीराने में पटक दिया और एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। चंद मिनट बाद उसे जैसे होश आ गया तो खुद को उस जगह पाकर बहुत तिलमिलाने लगा। उसने अपनी सलाहियत से बहुत कुछ मेरे बारे में मालूम करने की कोशिश की, मगर मैं उसके गिर्द एक हिसार कायम कर चुका था ताकि उसकी सोच का दायरा उस हिसार से बाहर ना जा सके। वो तैश में बहुत ज्यादा ऑल फॉल बकता रहा। अपनी हर धर्मी की वजह से कुछ ज्यादा ही बिफरा हुआ था, मगर उसकी एक ना चली। वो मुझे भी तैश दिलाता रहा ताकि मैं तैश में आकर उसके सामने आ जाऊं। अगर मैं तैश में आ जाता और उसके सामने जाहिर हो जाता तो उसके हक में ठीक नहीं होता। मेरे यहाँ आने का असल मकसद ये है कि वो बहुत तैश में आ गया है। वैसे तो मैंने अपनी कारिंदों को उसके कबीले के बाहर की हर हरकत को नोट करने पर लगा दिया है और फिर मैंने आप लोगों के घर के गिर्द भी एक मजबूत हिसार कायम कर दिया है। लेकिन ये हिसार ऐसा है कि सिर्फ वही आपके घर में आ सकता है। इसके अलावा कोई और जिन या कोई और दीगर मावराई कुव्वत यहाँ पर नहीं आ सकती। खास तौर पर तुम्हारे लिए वो किसी वक्त भी बहुत ज्यादा तैश में आ सकता है और हो सकता है वो आप लोगों के सामने आप लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे दे। लेकिन उसकी तमाम धौंस धमकी सतही होगी। घबराने की कतई जरूरत नहीं। इस घर के किसी भी फर्द का वो बाल तक बीका नहीं कर सकता। उछले कूदेगा बहुत ज्यादा। ये भी हो सकता है कि चंद मिनट के लिए वो तुम पर दबाव डाले या फिर किसी कर्म में मुब्तला कर दे, मगर इस मामले में अपनी जुबान न खोलना। मेरा असल मकसद ये है कि वो इस कदर थक जाए कि उसे अपनी जिंदगी अजीरन महसूस होने लगे। वो ये भी कर सकता है कि अपने चंद खैरख्वाह और दोस्तों को कह दे कि तुम लोग घर वालों को तंग करना शुरू कर दो, मगर वो इस मकसद में भी कामयाब नहीं होगा। मैं चाहूँ तो उसे आज ही खत्म कर सकता हूँ, मगर कौमे जिन्नात में ये खासियत है कि उनकी किसी से अगर दुश्मनी हो जाए तो ये उस दुश्मनी में बहुत दूर तक जाते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि नुकसान पहुंचाएं। अगर एक को ख़त्म कर दिया जाए तो उसके घर वाले, उसके ख़ानदान, उसके दोस्त अहबाब और फिर उसके कबीले वाले दुश्मनी पर उतर आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मावराई कुव्वत को कैद करके कहीं दफन कर दिया जाता है, या फिर ये भी होता है कि किसी बोतल में कैद करके दरिया समुंदर बुर्द कर दिया जाता है। मगर इसमें यह खदशा लाहिक होता है कि किसी भी वजह से अगर कभी वो बोतल टूट जाए या जहाँ उसे दफन किया गया है अगर वो वहाँ से निकल जाए तो फिर वो एक तवील अरसा बाद भी अपने साथ दुश्मनी करने वाले या फिर जिसके लिए उसे कैद किया गया था उससे इंतकाम लेता है, या फिर ऐसा भी करता है कि अगर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिनकी वजह से उसे सजा दी गई थी तो फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। लिहाजा ये जरूरी है कि सरकश जिन का खात्मा कर दिया जाए या फिर दीगर आसेब वगैरह का भी खात्मा जरूरी होता है। खुशबू बोली, जी हकीम साहब, मैं आपकी बातों को जहन में रखूंगी। ये बोलकर खुशबू उठी और खुदा हाफिज कहती हुई बैठक से निकलती चली गई और रोलुका अतीक साहब से हाथ मिलाने के बाद बैठक से बाहर निकल गया। उस जगह से निकलने के बाद रोलुका चलता हुआ उस आम के दरख्त में पहुंचा जहां से वो आया था। बाग में पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा और मुतमईन हो गया कि उस जगह कोई और नहीं जो कि उसे देख रहा हो। तो वो एक दरख्त की ओट में होकर अपने कमरे का तसव्वुर किया और फौरन गायब होकर अपने कमरे में पहुंच गया। रात के 11:30 बजते ही रोशाक बेचैनी के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। उसे किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था। अंदरूनी तौर पर वह बहुत सहमा हुआ था। वो हर सूरत में खुशबू के पास जाना चाहता था, लेकिन खौफ उसको अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। मगर रात के 11:45 बजते ही उसकी बेचैनी में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफा हो गया। तो वो गायबाना तौर पर अपने कमरे से निकला और खुशबू के घर की तरफ बढ़ने लगा और फिर चंद लम्हे में वो खुशबू के कमरे में पहुंच गया। खुशबू अपने माथे पर अपना सीधा हाथ रखे ख्यालों की दुनिया में गर्क थी कि अचानक उसे सुनाई दिया खुशबू। अपना नाम सुनते ही वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आई
और आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने रुशाक खड़ा था। उसकी हालत बहुत गैर हो रही थी। चेहरे पर साफ तौर पर परेशानी अयां थी, जिसे खुशबू ने पहली ही नज़र में भांप लिया। आप आ गए? मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी, और कल रात आप इस तरह गए कि मुझे बिल्कुल ही खबर ना हुई, और आप तो हमेशा मुझे बताकर जाते रहे हैं। कल क्या कोई अहम काम याद आ गया था कि मुझे बताए बगैर ही चले गए? खुशबू हर एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोली। खुशबू, ऐसे ही एक अहम काम पड़ गया था और इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। खैर तुम फिक्र ना करो, ऐसे काम कभी कभार पड़ते रहते हैं। ये बोलकर वो खुशबू के करीब हुआ, और जब उसने खुशबू को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो यकदम ठिठक गया, क्योंकि उसके और खुशबू के दरमियान एक अनदेखी दीवार हायल थी। यकदम उसका दिमाग खलाओं में चक्कर खाने लगा। फिर वो कुछ सोचकर खुशबू से हटकर बिस्तर पर बैठ गया, मगर अब उसके और खुशबू के दरमियान अनदेखी दीवार हायल नहीं थी, और ये देखते हुए वो अचंभे में पड़ गया। आज उसके चेहरे पर मर्दनी छाई हुई थी, जिसे खुशबू ने वाज़े तौर पर महसूस कर लिया था, लेकिन खुशबू किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं कर रही थी। बिस्तर पर बैठने के बाद मजीद वो खुशबू के करीब खिसक गया और बोला, खुशबू, दरअसल आज मेरी तबीयत अंदरूनी तौर पर कुछ नासाज है। पहले तो मैंने सोचा कि आज की रात तुम्हारे पास ना आऊं, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर कदम तुम्हारे घर की तरफ उठने लगे। बस यही तो असल मामला है कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, याद आया, वो सामने बैग पड़ा है, उसमें अच्छी खासी रकम मौजूद है। अपने वालिद साहिब को दे देना ताकि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खर्च करें। उनसे कहना कि अगर और चाहिए तो मैं लेता आऊँगा। इतने में उसने अपने हाथ खुशबू की तरफ बढ़ा दिए, और फिर उसने अपने दोनों हाथों में खुशबू का हाथ लेना चाहा, और जो ही उसका हाथ खुशबू के हाथ से छुआ तो उसे एक ज़बरदस्त करंट का झटका लगा, और फौरन वो अपने हाथ को सहलाने लगा, मगर मुंह से बोला कुछ भी नहीं। किसी तरह वो अपनी तकलीफ को खुशबू पर जाहिर नहीं करना चाहता था। उसकी इस कैफियत को खुशबू ने भी महसूस कर लिया था। आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो अपनी दोनों आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगा। खुशबू बगौर उसे देखे जा रही थी। फिर खुशबू से रहा ना गया तो वो बोली, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही अपसेट लग रही हैं। इससे पहले तो मैंने कभी आपकी ऐसी हालत नहीं देखी। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा नासाज है तो आप तशरीफ़ ले जाएं और जाकर मुकम्मल आराम करें। खुशबू, ना जाने मुझे आज क्या हो रहा है। मुझे शक हो रहा है कि मेरा कोई जानी दुश्मन मुझे परेशान कर रहा है, मगर मैंने इस मामले में बहुत गौर किया कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है कि इस तरह का मेरा कोई भी दुश्मन नहीं। आजकल मैं जिन हालात से दो चार हो रहा हूँ, तो कभी कभी मेरे दिल में ये भी आता है कि कहीं मेरे वालिद साहिब को तो तुम्हारे और मेरे हालात का इल्म नहीं हो गया, और इस तरह खुफिया तौर पर वो मेरी निगरानी के साथ साथ मुझे परेशान कर रही हूँ, ताकि मैं दिल बर्दाश्ता होकर तुमसे मिलना छोड़ दूँ। वो खुलकर मुझसे बात नहीं कर सकती, और यही रास्ता उनके दिमाग में आया हो कि इसे ज़्यादा परेशान कर दो, इसके रास्ते में इतनी ज़बरदस्त रुकावटें खड़ी कर दो कि इससे नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। मगर ये ख्याल फिर दिल में आता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मानना कि मेरे वालिद बहुत असूल पसंद और दीन के पाबंद हैं, और इस तरह की हरकत के बारे में भी नहीं सोच सकते। मैं बचपन से उनके उसूल और तौर तरीके देखता आ रहा हूँ। वो लारे लप्पे और उलझाव वाली कोई बात नहीं करते, हकीकत पसंद हैं और साफ गोई से काम लेती हैं। उनकी साफ गोई और इंसाफ पसंदी दूर दूर तक दीगर जिन्नात के कबीलों में फैली हुई है। अगर कोई मसला ज़्यादा उलझ जाता है और किसी कबीले की सरदार की समझ में बात नहीं आती, तो वो सरदार वालिद साहिब से मशवरा करने आ जाता है, या फिर कभी कभी वो वालिद साहिब को अपने कबीले में ले जाता है, और इस तरह उसके कबीले में दरपेश मसला हल हो जाता है। रुशाक ने कहा। अगर देखा जाए तो रुशाक पर एक तरह से लर्जा तारी था, मगर वो अपनी बैरूनी और अंदरूनी कैफियत पर खासी हद तक काबू पाने की कोशिश कर रहा था। खुशबू बोली, आप आज अजीब कैफियत से दो चार हैं। आज तो आप मुझसे भी हटकर बैठे हैं। क्या मैं आपको बुरी लगने लगी हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे तुम पर तो जान भी कुर्बान है। फिर आगे बढ़कर उसने खुशबू का हाथ पकड़ लिया। इस मर्तबा जब उसने खुशबू का हाथ पकड़ा तो उसे किसी किस्म का भी करंट जैसा झटका नहीं लगा। वो फिर अचंभे में पड़ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उसने खुशबू के हाथ पकड़े थे तो उसे जबरदस्त करंट का झटका लगा था, और इस बिना पर उसने फौरन खुशबू का हाथ छोड़ दिया था। उसने खुशबू के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर दबाना शुरू कर दिया। अब वो वालेहाना तरीके से खुशबू के करीब हो गया। अब उसके चेहरे पर खुशी के आसार झलकने लगे थे। उसकी आंखों में अजीब तरह की खुशी रक्सा थी।
वो करीब बल्कि खुशबू के बहुत करीब हो गया, इतना करीब कि उसकी सांस की गर्माहट खुशबू अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। जब भी वो खुशबू के बहुत करीब होता तो खुशबू अंदरूनी तौर पर बेसुध सी हो जाती, उसकी जहनी सलाहियत जैसे मफकूद होकर रह जाती। खुशबू बिल्कुल निढाल सी होकर खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ देती थी। ये तमाम मामला यूं होता था कि रुशाक की आंखों से अजीब तरह की सफ़ेद हल्की रोशनी लकीर की सूरत में निकलती और खुशबू की आंसों में घुसती चली जाती। यानी रुशाक अपनी मावराई कुव्वतों से खुशबू का दिमाग साकित कर देता था और फिर खुशबू की सोचने समझने की सलाहियत खत्म होकर रह जाती थी। और फिर उसने खुशबू को अपने दोनों बाजू में भींच लिया कि अचानक उसे एक जबरदस्त झटका करंट का लगा। झटका इतना जबरदस्त था कि वो बिस्तर से नीचे फर्श पर जा पड़ा और खुशबू बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। खुशबू की आंखें बंद हो चुकी थीं, वह बिल्कुल साकित थी। रुशाक पर कपकपी तारी हो चुकी थी। खुशबू को वो देखे जा रहा था कि फिर वो अचानक घबराहट में उठा और बदहवासी के आलम में कमरे से निकलता चला गया। उसकी हालत बहुत गैर और दीदनी थी। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने अपने कबीले की तरफ उड़ान भरी, मगर शायद वो इस बात से बेखबर था कि एक साया उसके साथ साथ उसका पीछा कर रहा था। इससे साबित हो रहा था कि वो वाकई बहुत बदहवास था। अगर वो बदहवास ना होता तो शायद उसे अपना पीछा करते उस साये का इल्म हो जाता। चंद लम्हे में वो अपने कबीले की हदूद में पहुंच गया। फिर वो एक हवेली नुमा मकान के करीब पहुंचा और उस मकान में घुसता चला गया। और फिर वो साया जो उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया था, वो वापस उस जगह से पलट आया। दरअसल वो साया कोई और नहीं बल्कि रोलुका था, जो उसका पीछा करते हुए उसके कबीले तक उसका घर देखने आया था। खुशबू के कमरे में जब रुशाक आया था उस वक्त भी रोलुका गायबाना तौर पर कमरे में मौजूद था। पहले तो रोलुका ने उसके और खुशबू के दरमियान एक अनदेखी शीशे की दीवार कायम कर दी। फिर उस दीवार को ख़त्म करके खुशबू के जिस्म में बिजली का असर पैदा कर दिया, जिसकी वजह से रुशाक को करंट का झटका लगा। फिर रोलुका ने खुशबू के जिस्म से बिजली का असर ख़त्म कर दिया, मगर फिर रुशाक जब हद से आगे बढ़ने लगा तो रोलुका ने दोबारा खुशबू के जिस्म में बिजली का असर, जो कि ज़्यादा था, पैदा कर दिया, जिससे रुशाक को इतना ज़बरदस्त झटका लगा कि बिस्तर से वो नीचे फर्श पर जा पड़ा था। रोलुका अपने कमरे में वापस आकर इत्मीनान से बिस्तर पर लेट गया और आने वाले वक्त के मुतल्लिक सोचने लगा। और फिर उसके होंठों पर ज़बरदस्त मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो धीरे से बुड़बुड़ाया, रुशाक के बच्चे, तेरी वो हालत कर दूंगा कि मरकर भी तो भूल नहीं सकता। तूने मासूम लोगों पर बहुत जुल्म कर लिया। उधर रुशाक अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया। वो माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा था। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। फिर अचानक उसकी आंखें फैलने लगीं और काफ़ी बड़ी हो गईं। साथ ही उसकी भवें चौड़ी होकर तन गईं। उसके लंबे लंबे बाल तिनके की तरह खड़े हो गए। उसका चेहरा बहुत डरावना और भयानक लगने लगा था। उसका गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो बार बार अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को इस कदर जोर से भींचता कि लरस कर रह जाता। वो कभी बिस्तर से उठ जाता और कमरे में टहलने लगता और फिर बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ जाता। और फिर इसी सूरत में वो वक्त भी आन पहुंचा जब उसके वालिद नमाज़े फजर के लिए उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा देते। वालिद ने दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन वो अपनी नॉर्मल हालत में आ गया और कपकपाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। वालिद ने जब उसकी हालत देखी तो घबरा गए और बोले, रुशाक, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। और फिर उन्होंने उसकी कलाई पकड़ी तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म लम्स महसूस हुआ। रुशाक, तुम्हें तो ज़बरदस्त बुखार हो रहा है, तुमने हमें बताया नहीं। खैर तुम लेट जाओ, तुम पर तो कपकपी तारी है। नमाज के बाद मैं हकीम साहब से बात करूँगा, वो अलग सुबह आकर दवा दे देंगे। घबराओ नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ये बोलकर वो नमाज़े फजर के लिए चले गई। दोपहर तक रुशाक का बुखार ठीक हो चुका था। दोपहर के बाद अपने कबीले से थोड़ी दूर दरख्तों के झुंड में एक दरख्त के पास बहुत उदास बैठा था। उसका दिमाग सोच सोच कर शल हो रहा था। जो हालात उसके साथ पेश आ रही थी उनके मुतल्लिक वो जितना ज़्यादा सोचता उससे कहीं ज़्यादा उलझता जा रहा था। अपना सर नीचे किए मराकबे की सूरत में बैठा था कि इतने में उसके 3 दोस्त टहलते हुए उस तरफ आ निकले। जब उन्होंने इस हालत में देखा तो बहुत तशवीश में पड़ गए और फिर वो तीनों एक दूसरे को मायने खेज निगाहों से देखने लगे और इशारे से एक दूसरे से पूछने भी लगे कि ये मामला क्या है। वो तीनों अचंभे की हालत में थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था उसे इस हालत में देखकर, क्योंकि रुशाक एक बहुत ही मंचला और खलंडरा जिनजादा था। 1 मिनट भी खामोश रहना उसने सीखा ही नहीं था। हर वक्त उछल कूद गुल गपाड़ा मचाए रखना उसका मशगला था।
वो सिर्फ ये जानता था कि खाओ पियो और हंसो खेलो। इससे हटकर वो कुछ भी नहीं सोचता था। वो तीनों उसके पास खामोशी से बैठ गए और उसी हालत में कुछ वक्त तक उसे देखते रहे, मगर वो जिस हालत में था उससे टस से मस ना हुआ। तब उनमें से एक बोला, रुशाक। अपना नाम सुनते ही उसने फौरन सर को ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा और इसी असना में अचानक उसकी आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे। उसकी आंखें खून की मानिंद सुर्ख हो रही थीं। उसने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, बल्कि टुकर टुकर उन्हें देखने लगा। एक बोला, रुशाक खैरियत तो है ना? क्या बात है तुम्हारी ये हालत? दूसरा बोला, जल्दी से बताओ हुआ क्या है? तीसरा बोला, आखिर बात क्या है? अगर किसी ने ज्यादती की है तो हम उसका नाम इस दुनिया से मिटाकर रख देंगे। इमलाश, मेरी इस हालत के पीछे कोई नादीदा कुव्वत है जिसने मेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया है। उसने मेरा पल पल का चैन छीन लिया है। वो नादीदा कुव्वत मेरी कुव्वत से कहीं बढ़कर है। लाख कोशिश और तगो दो के बावजूद भी मैं उसकी गर्द तक को नहीं पा सका। दरअसल मैं एक आदमजादी के इश्क में गिरफ्तार हो गया था और आज भी उस आदमजादी की मोहब्बत का दम भरता हूँ। अब मैं इस नहज पर पहुंच चुका हूँ कि उस आदमजादी से एक पल की दूरी भी मुझे हाल से बेहाल कर देती है। ये सिलसिला एक तवील अरसे से चल रहा है। इस बात को मैंने सबसे छुपाए रखा। वो आदमजादी भी मुझे टूट कर चाहती है, लेकिन अब थोड़े दिनों से ऐसा होने लगा है कि मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो वो नादीदा कुव्वत मुझे परेशान करती है, बल्कि अब तो मुझे अजियत देने लगी है। मैं अपनी तमाम जिन्नाती कुव्वतों को आजमा चुका हूँ, मगर हर सूरत वो मेरी पहुँच से बहुत दूर होता है। बल्कि एक रात तो उस कुव्वत ने मुझे उस आदमजादी के पास से उठाकर फलां वीराने में लाकर ऊपर से नीचे जमीन पर पटक दिया था, और कल रात भी उस कुव्वत ने मुझे बहुत अजियत से दो चार कर दिया। रुशाक ने इतना कहा और आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे। उस नादीदा कुव्वत और हस्ती की ऐसी की तैसी। तुम उस आदमजादी के घर का पता बताओ। हम तीनों उस जगह अभी जाते हैं, उस घर और उस घर के अतराफ रहते हुए ये पता करते हैं कि वो नादीदा कुव्वत है कौन। रुशाक, हम तीनों तुम्हारी परेशानी के लिए अपनी जानों पर खेल जाएंगे। दोस्त के लिए अगर दोस्त की जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमजादी या उसके घर वालों ने किसी बड़े आमिल से राब्ता किया हो और वो आमिल तुम्हें तंग करके परेशान कर रहा हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करके तुम्हारी ताकत को सलब कर देना चाहता हो। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत परेशान कुन है। और हाँ, याद आया, तुम्हें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमारे सरदार यानी तुम्हारे वालिद कितने बाअसूल हैं। क्या वो तुम्हारी इस हरकत यानी आदमजादी से मेलजोल को सराहेंगे? एक दूसरा बोला, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मदद के चक्कर में हम सरदार की नजरों में आ जाएं और हमारी जान बख्शी ना हो। खैर, तुम घबराओ नहीं, हम खुफिया तौर पर इन मामलात को मालूम करने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसा करो कि हमें उस आदमजादी के घर का पता बताओ, और साथ ही ये भी करो कि चंद दिन उस आदमजादी से ना मिलना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलो उठो, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ चलो उसका घर दिखाने के लिए, एक ने कहा। रुशाक अपनी जगह से उठा और फिर वो चारों गायब होकर खुशबू के घर की तरफ आने लगे। उस जगह पहुंचकर रुशाक ने खुशबू के घर की निशानदेही की। इसके बाद वो चारों अपने कबीले की जानिब वापस हुए ताकि काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस मसले का हल तलाश करें और साथ ही उस नादीदा कुव्वत का पता भी चलाएं। जब वो चारों जिन खुशबू के घर के पास आए तो फौरन रोलुका के कारिंदों ने उनके आने की खबर रोलुका को दे दी, जिसे सुनकर रोलुका मुस्कुराने लगा था। इसके बाद रोलुका ने अपने कारिंदों को किसी अनजान जुबान में कुछ हदायत दी और फिर उन्हें जाने का इशारा दिया। उधर रुशाक के तीनों दोस्त इमलाश, तामाश, कालाश खुशबू के घर के चक्कर लगाने लगे। एक जाता तो दूसरा मौजूद होता। अंदरूनी बैरूनी तमाम जगहों को वो चेक करने लगे थे, बल्कि गायबाना तौर पर उन तीनों में से कोई ना कोई खुशबू के घर वालों के दरमियान मौजूद होता था, ताकि घर वालों की जुबान से इस मामले की कोई भी तो बात निकले। मगर 3 दिन हो गए थे, इस दरमियान कोई ऐसी बात या फिर भनक तक को वो ना भांप सके और ना ही किसी नादीदा कुव्वत को ही महसूस कर सके। 3 दिनों की एक एक पल की खबर रुशाक को देते रहे और फिर इसी तरह हफ्ता गुजर गया। वो तीनों किसी भी नादीदा कुव्वत का पता न चला सके। पूरा हफ्ता रुशाक खुशबू के पास नहीं आया और रुशाक के तीनों दोस्त थक हार कर अपने कबीले में बैठ गए। उन तीनों को यह भी डर था कि कहीं उनकी इन हरकतों का इल्म सरदार को ना हो जाए और फिर इस मामले में उनकी खिंचाई शुरू हो जाए। उस कबीले का असूल था कि उस कबीले के किसी भी जिन से किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, और अगर किसी ने जानबूझकर किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई तो फिर उसकी खैर नहीं। और सारे जिन इस मामले में एहतियात बरतते थे कि कहीं भूल कर भी
उनकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। ठीक 8वें दिन रुशाक को खुशबू की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो नमाज जुमा के बाद वो अपने कबीले से निकला और खुशबू के कमरे में आन धमका। उस वक्त खुशबू अपने कमरे में नमाज पढ़कर आराम कर रही थी कि उसकी आंख लग गई। जिस वक्त रुशाक खुशबू के घर के करीब पहुंचा था, उसकी खबर रोलुका को उसके कारिंदों ने फौरन कर दी थी और फिर रोलुका मुस्कुराता हुआ गायबाना तौर पर खुशबू के कमरे में पहुंच गया और देखा कि खुशबू से रुशाक अपनी दास्ताने जुदाई सुनाने में मसरूफ है। वैसे खुशबू काफी सहमी हुई नजर आ रही थी। खुशबू बोली, हैरत है, आप 1 हफ्ते बाद आए और वो भी दिन में, और आप तो खासकर जुमे के दिन कभी नहीं आए। आपका कहना है कि जुमा के दिन आपके वालिद साहिब कबीले में दरस देते हैं, महफिल मुनक्कद होती है और उस वक्त कबीले के सारे जिन उस महफिल में मौजूद होते हैं, मगर आपको उस महफिल में ना पाकर आपके वालिद और दीगर जिन्नात क्या सोचेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खोज शुरू हो जाए। रुशाक बोला, चाहे कुछ भी हो जाए खुशबू, मैं तुम्हारी जुदाई। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि उसके गाल पर एक जन्नाटेदार जबरदस्त थप्पड़ पड़ा था। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो बदहवासी के आलम में कमरे के दरवाजे से बाहर को भागा और हवा के दोष पर अपने कबीले की जानिब बढ़ने लगा। रोलुका भी उसके पीछे ही कबीले में पहुंच गया। रोलुका गायब हालत में था। बदहवासी के आलम में रुशाक दौड़ता हुआ एक तरफ महफिल में आकर बैठ गया। रुशाक की इस हरकत को महफिल में बैठे हुए सबने वाज़े तौर पर महसूस किया। रुशाक के वालिद एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए दरस देने में मसरूफ थे कि अचानक उनके मुंह से निकला, आदमजाद हमारी महफिल में। वो खामोश हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने सरदार के मुंह से लफ्ज आदमजाद अचानक सुनकर करीब के जिन्नात शशदर रह गई और फिर उन्होंने देखा कि सरदार ने अपनी आंखें फौरन बंद करके कुछ सोचना शुरू कर दिया। रोलुका भी उस महफिल में गायबाना तौर पर आकर सरदार के दाएं तरफ खड़ा हो गया था। सरदार ने चंद लम्हे बाद अपनी आंखें खोली और फिर सरदार की बारोब आवाज सुनाई दी, काबिले मोहतरम आदमजाद, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपके रुतबे, काबिलियत, बड़ाई, इल्मियत और रूहानी ताकत का इकरार करता हूँ और ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि आपने यहाँ आने की जहमत कैसे की, और वो भी अचानक। आपकी हिम्मत और हौसले की मैं दाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मैं ये भी नहीं कहता कि आप अचानक बेमकसद यहाँ आए हैं। मेरे कबीले के सारे जिन्नात आपकी आमद को महसूस न कर सके, मगर मेरा तजुर्बा, मेरा इल्म, रूहानी ताकत ने आपकी आमद को महसूस कर लिया। आपकी आमद हमारे लिए खुशी है। क्या मैं आपकी आमद के बाबत जान सकता हूँ? वैसे खैर तो है ना? सरदार, खैरियत नहीं है। रोलका बोला, खैरियत नहीं है? क्या मतलब? आप हुक्म करें, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमसे किसी किस्म की कोई ज्यादती हुई है? सरदार की बातें सुनकर पूरी महफिल पर अचानक जैसे सख्ता तारी हो चुका था। अपनी अपनी जगह बैठे तमाम जिन्नात अचंभे की हालत में थी। रोलुका जो गायबाना तौर से मौजूद था किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वो सरदार को भी नजर नहीं आ रहा था, मगर सरदार ने रोलुका की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। कुछ जिन्नात गुस्से की हालत में भी नजर आ रहे थे। वो अपनी जिन्नाती कुव्वतों से ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि मालूम हो जाए कि ये कौन इंसान है और इतनी ताकत का मालिक है कि दंदनाता हुआ हमारी महफिल में आन धमका, और वो भी बगैर इजाजत और बगैर किसी इत्तला के। कभी कभार ऐसा भी होता था कि कोई बहुत पहुंचा हुआ इंसान सरदार की दावत पर या फिर किसी और ज़रूरत के तहत सरदार से मिलने आ जाता था, मगर आज ये अचानक क्या हुआ कि एक अजनबी इस तरह अचानक वारिद हो गया, और वो भी किसी शिकायत के तहत। सरदार के बराबर वाली कुर्सी पर एक बहुत ही ज़ईफ बारिश जिन बैठा था। वो सरदार की और रोलुका की बातें सुन रहा था। बाअदब अपनी जगह से उठा और सरदार से मुखातिब हुआ, मुअज़्ज़िज़ सरदार, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूं? सरदार ने कहा, मोहतरम उस्ताद, आपको इजाज़त है, आप जो कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि अजनबी अपने मिजाज पर कुछ बार ना महसूस करे। सरदार, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन तमाम बातों को बखूबी समझता हूँ और मैंने भी ये महसूस कर लिया है कि मोहतरम अजनबी ने जब यहाँ इस तरह आने की जसारत की है तो यकीनन कोई बहुत ही अहम मामला है, और अजनबी की रूहानी कुव्वतें भी अपनी जगह मुसल्लम हैं। एक आम इंसान इस जगह आ ही नहीं सकता। इन तमाम बातों के पेश नज़र मैं अजनबी का मद्दुआ जानने की कोशिश करता हूँ, बारिश जिन ने कहा। पूरी महफिल में जितने भी जिन्नात मौजूद थे उन सब में अभी तक रोलुका की आवाज़ सिर्फ वो बारिश जिन और सरदार ने ही सुनी थी। बुजुर्ग जिन ने रोलुका की तरफ अपना मुंह किया और अपना सर खम करके ताज़ीम दी और फिर बोला, मोहतरम अजनबी, क्या मैं आपका नाम मालूम कर सकता हूँ? मोहतरम उस्ताद, मेरा नाम रोलुका उर्फ कामिल है। लोग मुझे हकीम कामिल के नाम से मुखातिब करते हैं। मोहतरम, हम आपको आपके असल नाम से ही मुखातिब करते हैं। मोहतरम रोलुका साहिब, सबसे पहले मैं आपसे इल्तजा करता हूँ
कि आप अपनी रूहानी कुव्वत को बरूए कार लाते हुए ऐसा कर दें कि महफिल में मौजूद सारे जिन्नात आपकी गुफ्तगू को सुन सकें। हमारे कबीले का असूल है कि हम किसी भी गंभीर मसले को सबके सामने लाते हैं और फिर सबकी मुतफिका राय जानते हैं। हमारे कबीले में आला और अदना का मामला नहीं है, जिसका जो मुकाम है वो अपनी जगह खुश है। मोहतरम रोलुका साहिब, मैं आपकी रूहानी कुव्वत को बखूबी समझ चुका हूँ और ये भी जान चुका हूँ कि आप बहुत बाअसूल और इंसाफ पसंद हैं, और अगर ऐसा ना होता तो आप जिस शिकायत के तहत यहाँ तशरीफ़ लाए उसका अजाला आप अपनी जगह कर सकते थे, और जिस बात या फिर जिस किसी की हरकत से आपको तकलीफ पहुंची है और यकीनन गुस्सा भी आया होगा, तो उस गुस्से के तहत आप कोई अहम फैसला करते हुए उस जिन को नाकाबिले फरामोश अजियत से दोचार कर सकते थे, या फिर उस जिन को कैद कर लेते, या फिर उसकी ज़िंदगी का सफाया कर सकते थे। आपने जिस बुर्दबारी और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मेरी उम्र कोई 4000 साल के लगभग पहुंच गई है, और अब तक मैंने अपनी तमाम उम्र में आप जैसा तहम्मुल मिजाज और कुव्वत बर्दाश्त वाला नहीं देखा जिसका मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम रोलुका साहिब, अब हमारी ख्वाहिश है कि आप अपना मद्दुआ बयान करें, जिसके लिए आपने यहाँ आने की जहमत उठाई। आपकी बातें सुनने के बाद उसके फैसले पर पूरा अमल होगा। अगर किसी ने कबीले के कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसे करार वाकई सजा दी जाएगी। ये सब सुनकर रोलुका बोला, मुअज़्ज़िज़ सरदार और मोहतरम उस्ताद साहिब, आपकी तमाम बातें 100% दुरुस्त हैं, और ये भी हकीकत है कि फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक किसी की ज़ात से किसी को दुख ना पहुँचे, और हर मखलूक के लिए खुदा ने एक हद मुकर्रर कर दी है। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। कौमें जिन्नात भी खुदा की मखलूक हैं, और जिन्नात को खुदा ने मख्फी ताकतें अता की हैं। जो कुव्वतें जिन्नात में हैं वो इंसान में नहीं। इंसान की नज़र में इतनी वुसअत नहीं कि वह मख्फी चीज़ों को देख सके, मगर जिन्नात हर मख्फी चीज़ों को देख लेते हैं। यानी जिन्नात इंसानों को देखते हैं मगर इंसान जिन्नात को नहीं देख पाते। क्या किसी जिन को ये ज़ेब देता है कि वो इंसान को अपनी ज़ात से नुकसान पहुँचाए, जबकि वो इंसान मासूम हो? उस इंसान की ज़ात से तकलीफ़ पहुँचाने वाले जिन को किसी किस्म का गज़ंद न पहुँचा हो। वह जिन अपनी मख्फी ताकतों के ज़ेर असर और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पेश नज़र इंसान को बेसुध करके अपनी मनमानी करे। क्या किसी जिन को ये ज़ेब देता है कि शुरू में एक इंसान को धोखा देकर खुद की शक्ल तब्दील करके, यानी वह शक्ल किसी खूबसूरत जानवर की धार ले और किसी इंसान की तवज्जो हासिल करे, और जब एक इंसान उसकी तरफ भरपूर तवज्जो देता है और इंसान अपनी फितरत के तहत उस जानवर का गर्विदा हो जाता है, तो फिर वही जिन जिसने अपनी शक्ल बदल डाली है इंसान की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए, या फिर एक इंसान को धौंस धमकी से ज़ेर करे, या फिर एक इंसान पर अपनी जिन्नाती कुव्वतों से सहर तारी करे और उसके बाद अपनी ख्वाहिशात की तकमील करे। अक्सर ये भी देखा गया है कि अच्छे और बाइखलाक जिन अल्लाह वालों के पास आते जाते हैं, उनसे दरस लेते हैं, बल्कि कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। ये भी अक्सर देखने और सुनने में आया है कि नौजवान जिन्नात किसी खूबसूरत, दिलकश और मनमोहनी सूरत की मालिक लड़की जिसके लंबे बाल हों उस पर आशिक हो जाते हैं, और इसके लिए उस मासूम लड़की पर अपना सहर तारी कर देते हैं और उस पर तसल्लुत जमा लेते हैं। और अगर उस लड़की के घर वाले उस जिन की राह में रुकावट डालते हैं तो उन घर वालों पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया जाता है। तरह तरह की परेशानियों और अजियतों में मुब्तला कर दिया जाता है, और फिर आखिर में तमाम घर वालों को जान से मार देने की धमकी दी जाती है, या फिर एक आध को मार भी देते हैं, जिससे घर वाले खौफ खाते हैं, उस जिन से डर जाते हैं और अपनी जान बचाने की गर्ज से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। रोलुका जब ये बातें कर रहा था तो उसने अपनी कुव्वतों से ऐसा कर दिया था कि उस जगह मौजूद तमाम जिन्नात उसकी आवाज़ सुन सकें। तमाम जिन्नात रोलुका की बातें सुन रहे थे, और चूंकि तमाम बातें सही थीं, लिहाजा तमाम जिन्नात सकते के आलम में बैठे थे और बगैर किसी चूंच राह के रोलुका की आवाज़ की तरफ कान लगा रखे थे। हाँ तो सरदारी मोहतरम और उस्ताद मोहतरम, अगर कोई जिन अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी जिन ज़ादी पर अपना सहर तारी कर देता है और अपनी मनमानी करता है, उसके लिए आपके कबीले का क्या कानून है? आप ऐसे जिन के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करेंगे? और अगर वो जिन कबीले के किसी अहम फर्द का बेटा हो? रोलुका ने पूछा। ये सुनकर सरदार फौरन अपनी जगह से उठा और बोला, मोहतरम रोलुका, अगर मेरा भी बेटा हुआ और उसने ये कदम उठाया है और कबीले के कानून को तोड़ा है और अहकाम खुदाबंदी के मुकर्रर करदा हदूद से आगे निकल गया है, या फिर शरई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, या किसी आदमजादी पर अपना जिन्नाती जहर तारी करके अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील की है, तो वो करार वाकई सज़ा का मुस्तहिक है। हमारे मुकर्रर करदा कानून से वो किसी सूरत भी बच नहीं सकता। काबिल मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ रोलुका,
आप बताएं कि हमारे कबीले के किस जिन ने ऐसी खिलाफ वर्जी की है? सरदार मोहतरम, आपके कबीले का वो नाफरमान जिन है, आपका बेटा रूशाक, रोलुका बोला। ये सुनते ही सरदार के तेवर बदल गए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और गैसो गजब की हालत में करख्त और गरजदाक आवाज सुनाई दी। रूशाक! सरदार की आवाज पूरी महफिल में दबंग तरीके से गूंज गई। अचानक रूशाक अपनी जगह से फौरन उठ खड़ा हुआ। वो सहमा हुआ नजर आने लगा था। महफिल में बैठे तमाम जिन्नात ने अपनी नजरें उस पर मरकूज कर दी। सरदार की कहर बरसाती निगाहें उस पर जम गईं। रूशाक ने सरदार की कहर बरसाती आंखों की तरफ देखा तो उन आंखों में गजब और नफरत का समुंदर ठाठे मारता नजर आया। रूशाक अंदरूनी तौर पर कपकपाने लगा। अचानक सरदार की गुस्सीली और गरजदार आवाज सुनाई दी। रूशाक, अगर कुछ कहना है तो कटहरे में जाकर कहो। रूशाक ने ढाल और लड़खड़ाते कदमों से कटहरे में जाकर खड़ा हो गया। मगर ये क्या? एक बिजली का कौंदा सा लपका और रूशाक कटहरे से गायब था। महफिल में बैठे सारे जिन्नात अचंभे की हालत में कटहरे को घूर रहे थे और साथ ही साथ सरदार भी अचंभे की हालत में कटहरे को घूरे जा रहा था। सरदार के करीब ही एक बहुत ज़ईफ बारिश जिन खड़ा था, जिसे सरदार कई मर्तबा उस्ताद मोहतरम कहकर मुखातिब कर चुका था। सरदार मुखातिब हुआ, उस्ताद मोहतरम, रूशाक फरार हो चुका है और इससे ये बात साबित हो रही है कि रूशाक मुजरिम है। अजनबी यानी मोहतरम रोलुका की सारी बातें हकीकत हैं और अगर रूशाक कसूरवार नहीं होता तो यकीनन अपनी सफाई में कुछ कहता। उस्ताद मोहतरम, अब आपकी क्या राय है? सरदार, आपकी बात दुरुस्त है और रूशाक की यह हरकत उसे मुजरिम साबित करती है। अब देखना यह है कि रूशाक क्या कहाँ है। उसे हर हाल में अपने कबीले में आना है और अगर रूशाक खुद नहीं आता तो उसे ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। ये कबीले के कानून के खिलाफ है कि हमारे कबीले का कोई जिन कबीले के कानून को फरामोश करके कबीले से फरार हो जाए और जो ऐसा करता है वो सज़ा का मुस्तहिक होता है। फरार होने वाला हमारी पहुंच और नजरों से पोशीदा नहीं रह सकता और ऐसा करने वाले जज्बात में ऐसा कदम उठाते हैं। आप चंद मुहाफिजों को फौरन दौड़ाएं जो कि पता करें कि रूशाक क्या कहाँ और फिर ये मुहाफिज जोर ज़बरदस्ती उसे कबीले में ले आएं ताकि हकीकत का पता चले। उस्ताद जिन ये बोलकर खामोश हो गया। सरदार ने 4 जिन्नों को आवाज़ दी और बोला, फौरन जाओ और ये मालूम करो कि रूशाक किस तरफ और कहाँ गया है। अगर वो आराम से आ जाए तो ठीक है, वरना बज़ौरे ताकत ले आना और अगर जोर ज़बरदस्ती करे तो बिल्कुल हिचकिचाए बगैर ताकत का इस्तेमाल करके हर हालत में ले आना। जी सरदार, आपके हुक्म की तामील होगी। हर हाल में हम उसे ज़रूर ले आते हैं। उन 4 मुहाफिजों में से एक बोला और फिर देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गए। 4 मुहाफिजों के जाने के बाद सरदार रोलुका से मुखातिब हुआ और रोलुका अभी तक गायब हालत में अपनी जगह मौजूद था। मोहतरम रोलुका, हम आपसे माजरत ख्वाह हैं और जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं और हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं। मैंने अपने मुहाफिजों को आपके सामने भेज दिया है ताकि वो रूशाक को हर हालत में इस जगह ले आए। अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने ठोस इज्तिसाम में आकर हमें खिदमत का मौका दें। आपकी खिदमत करके हमें खुशी होगी। सरदार बोला, काबिले कदर सरदार, आपको और आपके कबीले के तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग अपने असूल और शरीयत के बहुत पाबंद हैं। मुझे यकीन है कि रूशाक आपसे बच नहीं सकता, बल्कि हर हाल में वो आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। खैर, इस वक्त मैं एक काम के तहत जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा वादा है कि जब वो आपकी गिरफ्त में आ जाएगा तो उस वक्त मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा और बहुत जल्द हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये बोलकर रोलुका अपनी जगह से जहाँ वो मौजूद था गायब हो गया। उधर रूशाक कबीले से फरार होकर सीधा खुशबू के पास पहुँचा। उसकी हालत बहुत ही बदहवास हो रही थी। उस वक्त खुशबू छत पर अपने कमरे में मौजूद थी और सर पर हाथ रखे अपनी सोचों में गर्क थी। वो खुशबू को देखे जा रहा था। वो जिस हालत में था वो बयान से बाहर थी। अंदरूनी तौर पर उस पर कपकपी तारी थी। उसे ये तो पता था कि उसके कबीले वाले उसे पकड़ने के लिए आएंगे ज़रूर और किसी हाल में भी वो बच नहीं सकता, लेकिन वो अपने तई ऐसे इकदाम उठाकर यहाँ तक पहुँच गया था। उसका हलक खुश्क था, उसकी जुबान गुंग थी, उससे बोलना दोभर हो रहा था, मगर बहुत मुश्किल और कोशिश के बाद उसके मुंह से निकला, खुशबू। खुशबू ने जैसे ही अपना नाम सुना तो पट से उसने अपनी आंखें खोल दी और फिर रूशाक को इस हालत में देखकर वो झट उठ बैठी और अपनी नज़रें रूशाक पर मरकूज कर दी। वो भी रूशाक को देखे जा रही थी। खुशबू अचंभे में थी कि इस वक्त रूशाक कभी आया नहीं और आज खिलाफे तवक्को इस वक्त आना और फिर इस बिगड़ती हुई खस्ता हालत में। आप और इस वक्त
اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا۔ روشاک لڑکھڑاتی زبان سے بولا، خوشبو جلدی چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں اس وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، فوراً اٹھو، نہیں تو میں تمہیں زبردستی لے جاؤں گا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ میرا کوئی اندیکھا دشمن تمہاری ذات کے مد نظر میرے قبیلے تک پہنچ چکا ہے، اور اس نے تمہارے اور میرے میل جول کو میرے والد کو بتا دیا ہے، اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دربدر ہو چکا ہوں۔ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ روشاک کی گھبراہٹ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر صورت وہ خوشبو کو اپنے ساتھ ضرور لے جائے گا۔ ادھر جب روشاک اپنے قبیلے سے فرار ہوا تو فوراً رولوکا کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ روشاک سب سے پہلے خوشبو کے گھر ضرور جائے گا خوشبو سے ملنے، کیونکہ رولوکا کو یہ بھی پتا تھا کہ روشاک جنون کی حد تک خوشبو کو چاہتا ہے۔ اس بنا پر روشاک کی کوشش ہوگی کہ وہ خوشبو کو بزور طاقت اپنے ساتھ کہیں اور لے کر چلا جائے۔ یہی سوچ کر رولوکا نے فوراً اپنے کئی کارندوں کو روشاک کے پیچھے خوشبو کے گھر تک روانہ کر دیا تھا، اور کارندوں کو حکم دے دیا تھا کہ اگر روشاک خوشبو کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرے یا پھر خوشبو کو زور زبردستی اپنے ساتھ کہیں لے جانے کی کوشش کرے تو بھرپور مزاحمت کر کے اسے ایسا کرنے سے روکا جائے، اور اگر وہ آرام سے اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو اسے کیفرے کردار تک پہنچا دیا جائے۔ رولوکا کے کارندے خوشبو کے کمرے میں موجود تھے اور روشاک کی ہر حرکت کو دیکھ رہے تھے، اس کی تمام باتیں بغور سن رہے تھے۔ کارندے بالکل چوکس تھے کہ کسی بھی پل روشاک کے غلط قدم کو روک سکیں، اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اسے وہ نہ کرنے دے۔ خوشبو کے سامنے کمرے میں موجود روشاک ہر ایک لمحہ کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اس قدر بدحواس اور ڈرا ہوا تھا کہ اسے کمرے میں موجود رولوکا کے کارندوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آج اس کو اپنی جان کی پڑی تھی تو اسے کسی اور کا احساس کیوں کر ہو سکتا تھا۔ کمرے میں اسے آئے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس پر مزید گھبراہٹ سوار ہو رہی تھی۔ وہ زور سے چیخ پڑا، خوشبو کیا میری بات تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ میں تمہارے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ یہ بولتے ہی اس نے خوشبو کی کلائی زور سے پکڑ لی کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے ہاتھوں سے خوشبو کی کلائی چھوٹ گئی اور وہ خود بڑی تیزی سے کئی چکر گھوم گیا، لیکن اس کے بعد وہ کمرے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرا اور پلک جھپکتے ہی خوشبو کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ادھر رولوکا کے خفیہ کارندوں نے رولوکا کو پوری روداد سنا دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی روشاک کے گال پر زوردار تھپڑ لگا تو وہ چکرا کر رہ گیا اور فوراً خوشبو کے کمرے سے آندھی کی طرح نکلا اور شمال کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ اس کی رفتار بہت زیادہ ناقابل بیان حد تک تیز تھی۔ اس جگہ سے کافی دور ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہ علاقہ پورے کا پورا پہاڑوں کے درمیان ہے۔ وہ آنن فانن اس قبیلے کی حدود میں گھستا چلا گیا، لیکن ہم آخری حدود تک جا کر رک گئے اور اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ قبیلہ بھی جناتوں کا ایک قبیلہ ہے، لیکن جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا ہے وہ قبیلہ غیر مذہب کافر جنات کا ہے۔ اپنے علاقے کی حدود میں بے شمار جن ادھر ادھر جاتے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر نہ کیا۔ ہم تھوڑی دیر تک روشاک کا انتظار کرتے رہے، مگر کافی وقت تک وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا تو ہم نے اپنی راہ لی۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک کارندے نے پوچھا۔ تم لوگ ایسا کرو کہ اس قبیلے سے دور رہ کر روشاک کو چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ وہاں سے نکلے، لیکن یہ خیال ضرور رکھنا کہ اس قبیلے کے جنوں پر تم لوگوں کی موجودگی ظاہر نہ ہو، اور پل پل کی خبریں مجھ تک پہنچاتے رہنا۔ رولوکا بولا تو اس کے کارندوں نے کہا، جی بہت اچھا، اور یہ بول کر وہ جدھر سے آئے تھے اس طرف کا رخ کر لیا۔ کارندوں کے جانے کے بعد رولوکا نے اپنا پیغام ہوا کی لہروں کے ذریعے جناتوں کے سردار کے پاس پہنچایا۔ سردار، میں رولوکا بول رہا ہوں، کیا روشاک کی کوئی خبر ملی کہ وہ کہاں ہے، یا ایسا تو نہیں کہ وہ قبیلے میں واپس آ گیا ہو؟ اس طریقے سے سردار نے بھی اپنا جواب رولوکا تک پہنچا دیا۔ معزز رولوکا صاحب، ہم نے اپنے تئیں یہ معلوم کر لیا ہے کہ روشاک نے غیر مذہب کافر جنوں کے قبیلے میں جا کر پناہ لے لی ہے۔ ان جنوں سے ہماری کبھی بنی نہیں۔ ہمارے اور ان کے قبیلے کی ایک طویل عرصے سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اور پھر ویسے بھی غیر مذہب والوں سے ہمارا کیا واسطہ، لیکن ان کا اور ہمارا ایک معاہدہ ضرور ہے کہ چاہے ان کا یا ہمارا کوئی بھی جن جرم کر کے ایک دوسرے کے قبیلے میں پناہ لے لیتا ہے تو باہمی مشورے سے وہ مجرم جن ہم ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ روشاک ان کے پاس زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتا۔ روشاک کو ہم اپنے قبیلے میں ضرور لے آئیں گے، اور اگر انہوں نے ہٹ دھرمی کی تو پھر جنگ آمد بجنگ آمد۔ یہ بول کر جنوں کا سردار خاموش ہو گیا۔ رولوکا بولا، سردار صاحب آپ فکر نہ کریں،
अगर आपके मुखालिफ कबीले वालों ने मुतालबे पर रूशाक को वापस ना किया तो मुझे भी आप अपने शाना बशाना पाएंगे। लेकिन मेरा एक मशवरा है कि आप फिक्र ना करें, जंगो जदल में दोनों तरफ का जानी नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं। मुझ पर यकीन रखें, मैं कोशिश करके रूशाक को उस कबीले से बखैर आफियत निकाल लाऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। पहले आप अपने तय अपने मुआहदे के तहत बात करें। उधर जब रूशाक काफिर जिन्नों के कबीले में पहुंचा तो उस कबीले के सरदार जिन ने बड़ी खुशी का इजहार किया और रूशाक से बोला, तुम कतई फिक्र ना करो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें तुम्हारे वालिद के हवाले नहीं करूंगा। तुम्हारे वालिद के असूल, पाबंदी, बेजा सख्ती, बेसरोपा हुक्म, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं और सबसे ज्यादा पाबंद शरीयत, ये सब फजूल बातें हैं। हर जिन को अपनी मर्जी से जीने का हक है और अगर कोई जिन किसी आदमजादी से अपना दिल बहलाता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं। मेरी नज़र में रूशाक तुमने कोई जुर्म नहीं किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुमने एक आदमजादी से दिल बहला लिया। मैं हर तरह से तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम कतई बेफिक्र हो जाओ, कबीले में तुम आज़ादी से घूमो फिरो, खाओ पियो और खुश रहो। मैं तुम्हारे वालिद और उनके कानून से निमट लूँगा और मेरी ये भी कोशिश होगी कि वो आदमजादी भी तुम्हें मिल जाए। सरदार की बातें सुनकर रूशाक बहुत खुश हुआ और बोला, सरदार साहब, मैं आपकी बहादुरी और जहानत की कदर करता हूँ। आपकी तमाम बातें 100% दुरुस्त हैं। मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूँगा और आपके ज़ेरे साया अपनी उम्र गुजार दूंगा। मैं अक्सर आपकी बहादुरी के चर्चे सुनता था, मगर आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। सरदार अपनी तारीफ सुनकर फूल गया और बोला, रूशाक, अब तुम आराम सुकून के साथ मेहमान खाने में रहो। मैं गुलाम को बुलाकर तुम्हें मेहमान खाने में भिजवा देता हूँ। मेहमान खाने में रहो और ऐश करो। ये बोलकर सरदार ने आवाज़ दी तो एक जिन हाजिर हुआ तो सरदार ने रूशाक को उसके साथ कर दिया और बोला, इन्हें ले जाकर मेहमान खाने में छोड़ाओ। रूशाक के जाने के बाद सरदार खुद बुड़बुड़ाने लगा, असूल के पाबंद सरदार, अब मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। अब तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है और जिस पर इश्क का भूत सवार हो जाए वो बाप तो क्या पूरी दुनिया से भी टकराने के लिए तैयार हो जाता है। मैं अपनी चालाकी और पॉलिसी के तहत तुम्हारे बेटे को हथियार से लैस करके तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा, फिर देखूंगा कि तुम्हारे असूल क्या कहते हैं। और ये बोलकर मुस्कुराने लगा। उधर रूशाक के बाप ने अपने कबीले में अपने तमाम सरकर्दा जिन्नों को इकट्ठा किया और उनसे सलाह मशवरा करने लगा। हर पहलू पर गौर किया गया। तमाम बुजुर्ग जिन्नों का फैसला था कि हर सूरत में रूशाक को वापस लाया जाए, चाहे इसके लिए दुश्मन कबीले वालों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। सरदार ने कासिद जिन को बुलाया और उसके हाथ में एक रुक्का दिया और बोला, ये रुक्का संगारा कबीले के सरदार के पास ले जाओ। पहले आदाब करना और फिर ये रुक्का उसके हाथ में दे देना और वो जो भी जवाब दे उसे लेकर यहाँ आ जाना। और हाँ, याद आया, मैंने तो ये रुक्का पढ़कर आपको सुनाया नहीं कि इसमें मैंने क्या तहरीर किया है। मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि अपने मोहम्मद और बुजुर्गों को सुनाऊँ। इसमें लिखा है, संगारा कबीले के सरदार के हजूर, की काश कबीले के सरदार और तमाम जिन्नात की तरफ से आदाब अर्ज। असली मामला जो है और जिसके लिए ये कासिद आपकी खिदमत में हाजिर है, कबीले का एक जिन रूशाक जो कि मेरा बेटा भी है, नादानी से एक जुर्म कर बैठा है और सजा के डर से भागकर आपकी पनाह में आ गया है। आपसे गुजारिश है कि हम दोनों कबीलों के मुआहदे के तहत आप रूशाक को फौरन हमारे हवाले कर दें। उम्मीद है कि आप शुक्रिया का मौका जरूर देंगे। खैर ख्वाह सरदार मनाश। रुक्के का मतन जानकर उस जगह मौजूद तमाम जिन्नों ने कहा, सरदार, आपने बहुत अच्छा लिखा है। इसके बाद कासिद जिन वो रुक्का लेकर मुखालिफ कबीले संगारा की तरफ परवाज कर गया। चंद लम्हे में कासिद जिन संगारा कबीले की हदूद में पहुंच गया और हदूद के बाहर खड़ा होकर मुहाफिज जिन्नों से बोला, मैं कीकाश कबीले के सरदार का पैगाम लेकर आपके सरदार के पास आया हूँ। आप लोग इजाज़त दें ताकि मैं कबीले में दाखिल हो सकूँ। मुहाफिज जिन्नों ने जब अपने सरदार का नाम सुना तो दो जिन आगे बढ़े और बोले, ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सरदार के पास ले चलते हैं। और ये बोलकर वो दोनों कासिद जिनके हमरा अपने सरदार की जानिब रवाना हो गए। सरदार के पास पहुंचकर वो तीनों मकान के बाहर ही ठहर गई और फिर एक जिन अंदर गया और सरदार से इजाज़त लेकर कासिद जिन को सरदार की खिदमत में पेश कर दिया। सरदार ने कासिद जिन से रुक्का लिया और पढ़ने लगा। रुक्का पढ़कर सरदार मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं भी अपना जवाब लिख देता हूँ। ये बोलकर सरदार ने कागज़ पर लिखा, सरदार की काश कबीले के लिए अर्ज है कि हम किसी सूरत भी रूशाक को वापस नहीं करेंगे। ये हमारा पहला और आखिरी फैसला है। अगर ताकत है तो रूशाक को हमारे कबीले से ले जा सकती हो। और रुक्का कासिद जिन के हवाले कर दिया। कासिद जिन ने रुक्का लिया और वापस अपने कबीले में आ गया। कासिद ने वापस आकर जवाब सरदार के हाथ में दे दिया। सरदार ने रुक्का खोलकर पढ़ा और फिर तैश में आकर खड़ा हो गया।
اور गजबनाक आवाज में बोला, गलाजा। सरदार फिर अपने साथियों की तरफ मुखातिब हुआ, मोअज़्ज़िज़ साथियों, गलाजा ने मेरे रुक्के के जवाब में साफ लिखा है कि मैं किसी सूरत भी रूशाक को वापस नहीं करूंगा। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। सरदार की बातें सुनकर सारे जिन आपस में मशवरा करने लगे। फिर एक मोअम्मर जिन, जो कि कबीले का बहुत उम्र रसीदा था, जिसे सरदार उस्ताद कहकर मुखातिब करता था, वो उठा और बोला, सरदार आप फिक्र ना करो, गलाजा को भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उस्ताद, आप कबीले में ऐलान करा दें कि कल हम गलाजा की तरफ पेशकदमी करेंगे। तमाम नौजवान जिन तैयार हो जाएं और 2-4 और कबीले जो कि हमारे खैर ख्वाह हैं, उनके पास भी पैगाम भिजवा दें और उनकी भी राय ले लें। और ये भी कहला दीजिएगा कि अगर वो हमारी मदद करना चाहें तो बखुशी हमारे साथ चल सकती हैं। ठीक है सरदार, उस्ताद जिन ने कहा, और वहाँ से उठकर सारे जिन चले गए। उधर संगारा कबीला में भी ऐलान हो चुका था कि काश कबीले के जिन जरूर जंग की खातिर दौड़े चले आएंगे। लिहाजा उस कबीले में भी जंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और खुफिया तरीके से उन्हें खबर मिल गई थी कि कल का दिन बहुत अहम होगा। सुबह मुँह अंधेरे ही दोनों तरफ की जिन्नात कौमें एक बहुत बड़े सहरा में पहुंच गईं। वो सहरा खासकर इस मसले के लिए वक्फ था। अगर दुनिया के आम इंसान देख लें तो थर्रा कर रह जाएं। अजीब अजीब खौफनाक शक्लें देखने में आ रही थीं। अजीबो गरीब, नाकाबिले यकीन तरह तरह के हथियार, इतने बड़े और वजनी किस्म के हथियार कि किसी इंसान से उठाना नामुमकिन था। सरदार गलाजा की नज़र जब अपने मुखालफों पर पड़ी तो वो तशवीश में पड़ गया, क्योंकि उसकी तवक्को से कहीं बढ़कर मुखालिफ सिमत की जिन्नाती फौजें थीं। और वह समझ गया कि सरदार मिनाश ने अपने हम ख्याल और हमदर्दों से भी रसद तलब कर ली है। मगर अब तो तीर तरकश से निकल चुका था। उसने पॉलिसी के तहत रूशाक को सबसे आगे खड़ा किया था। दोनों तरफ फौजें खड़ी थीं, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि दोनों तरफ की कार्रवाई से रोलुका पूरी तरह बाखबर था। उसके कारिंदे पल पल की खबरें रोलुका के गोश गुजार कर रहे थे। रोलुका जान चुका था कि संगारा कबीले के सरदार गलाजा की तरफ से ज्यादती हो रही है। लिहाजा खुफिया तौर पर रोलुका ने भी अपने मजबूत और ताकतवर कारिंदों को सरदार मनाश की मदद के लिए रवाना कर दिया और खुद भी गायबाना तौर पर मैदान जंग में मौजूद था। देखते ही देखते घुमसान का रन पड़ा। ऐसा लगता था कि जैसे बेशुमार और लातादाद पहाड़ जैसे लोहे के इंसान एक दूसरे से टकरा रहे हों। रोलुका के कारिंदे भरपूर अंदाज में कि काश कबीले वालों की मदद कर रही थी। अजीबोगरीब हथियार के अलावा जिन्नाती ताकतें और कुव्वतें भी इस्तेमाल हो रही थीं। जिसका जोर चलता वो उसे इस्तेमाल कर रहा था। संगारा कबीले के जिन गाजर मूली की तरह कटने लगे। रोलुका के कारिंदे अपने पसंदीदा जिन्नातों की मुदाफियत कर रहे थे। जो भी मुखालिफ जिन उनकी तरफ लपकता तो रोलुका के कारिंदे फौरन दरमियान में आ जाते और मुखालिफ जिन्नों का वार रोक लेते, और इस तरह मुखालिफ जिन नीस्तो नाबूद हो जाता। सरदार मिनाश एक जगह खड़ा अपनी फौजों का हौसला बढ़ा रहा था। वो बहुत जहां दीदा था। उसे मालूम हो चुका था कि उसकी फौजों के अलावा भी इस जंग में नादीदा हस्तियां ऐसी हैं जो उनकी इमदाद कर रही हैं। मगर वो ये जानने से कासिर था कि वो हमदर्द नादीदा हस्तियां हैं तो कौन हैं। जो दूसरे कबीले वाले उसकी मदद को आए थे, उन्हें सरदार मिनाश ने सबसे पीछे रखा था कि अगर मेरे लोग पसपा होने लगे तो हमदर्दों को आगे लाया जाए। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। मुखालिफ फौजें भी काफ़ी तादाद में थीं। असर तक गलाजा की आधी से ज़्यादा फौजें नीस्तो नाबूद होकर मैदान जंग में पड़ी थीं। मगरिब से पहले एक वक्त मुकर्ररा पर, जो वक्त जिन्नातों की तरफ से मुकर्रर था, दोनों तरफ से 2 बुजुर्ग जिन अपने हाथ में एक एक सफ़ेद रंग का झंडा लिए उफक पर नमूदार हुए, जिसे देखकर दोनों तरफ की फौजें अपनी अपनी जगह ठिठक कर रुक गईं। दोनों जिन नीचे उतरे और दरमियान में दोनों झंडे मैदान में गाड़ दिए। दोनों झंडों का जमीन पर गड़ना था कि दोनों तरफ की फौजें पीछे की तरफ हटने लगीं। इसका मतलब था कि अब जंग बंद हो चुकी थी। संगारा कबीले की फौजों में सरासीमगी फैल चुकी थी। बेशुमार जिन्नात अपना वजूद खो चुके थे कि काश कबीला के चंद जिन्नात काम आए थे। अभी भी मिनाश के साथियों में बहुत ज्यादा जोशो खरोश देखने में आ रहा था। मिनाश ने अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अपने हमदर्द जिन्नों का भी शुक्रिया अदा किया और बोला, मुझे उम्मीद है कि कल दोपहर तक गलाजा मैदान छोड़कर भाग जाएगा, मगर उसे छोड़ना किसी सूरत भी नहीं, और बहरहाल हमें रूशाक को जिंदा गिरफ्तार करना है। थोड़ी देर में मगरिब का वक्त हो गया तो कबीले के तमाम जिन्नात ने नमाज मगरिब अदा की और इसके बाद खाना खाकर आराम करने लगे। मुखालिफ सिमत की फौजों में बड़ी खामोशी तारी थी। रात का आधे से ज़्यादा पहर गुजर चुका था। मैदान से जिन्नातों की लाशें गायब हो चुकी थी। तमाम थके हारे जिन्नात बेसुध पड़े थे।
लेकिन कुछ जाग भी रहे थे जो आने वाले वक्त से खौफजदा थे। वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हो। उधर रोलुका अपने कमरे में मौजूद अभी तक जाग रहा था। वो गंभीर सोचों में दबा पड़ा था। वो भी नहीं चाहता था कि मजीद खून खराबा हो, क्योंकि एक की हठधर्मी की वजह से उसके कबीले के बेशुमार नौजवान जिन्नात मौत की भेंट चढ़ चुके थे। रोलुका बिस्तर पर बैठे बैठे अचानक उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। वो बार बार अपना सर नीचे फर्श पर और छत की तरफ करता। काफ़ी देर तक वो इसी हालत में टहलता रहा और फिर अचानक उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और फिर दाएं हाथ की मुट्ठी को बाएं हाथ पर जोर से मारा और फिर अपनी गर्दन नीची करके चंद पल कुछ सोचता रहा। फिर उसने एक लंबा सांस खींचा और पलक झपकते ही अपने कमरे से गायब हो गया। अपने कमरे से रोलुका सीधा मैदान जंग में पहुंच गया। तमाम फौजी जिन्नात और अफसर जिन्नात अपने अपने खेमों में ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। अंधेरे का तसल्लुत हर तरफ कायम था। इत्तफाक से अंधेरी रातें शुरू हो चुकी थी। रोलुका गायब हालत में था। वो खामोशी से संगारा कबीला के खेमों की तरफ बढ़ा और फिर चंद खेमों में झांकने के बाद अपने मतलूबा खेमे तक पहुंच गया। उस खेमे में रुशाक बेसुध पड़ा था। खेमे में एक तरफ खड़े होकर रोलुका ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और अपनी दाएं हाथ की हथेली पर फूंक मारी तो अचानक हथेली रोशन हो गई। इसके बाद रोलुका ने अपनी हथेली का रुख रुशाक की तरफ कर दिया। हथेली से सब्ज रंग की शुआएं खारिज होने लगी और फिर उन शुआओं ने चारों तरफ से रुशाक का अहाता कर लिया। फिर वो शुआएं आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगीं और देखते ही देखते तमाम शुआएं एक बिल्कुल छोटे गेंद में बदल गईं। उन गेंदनुमा शुआओं में रुशाक का वजूद भी सिमट कर रह गया था। रोलुका नीचे झुका और खामोशी से उस गेंदनुमा शुआ को अपने सीधे हाथ में पकड़ लिया। रोलुका मुस्कुराने लगा और फिर जिस खामोशी से गायबाना तौर पर आया था उसी खामोशी से उस खेमे से निकल गया। इसके बाद वो सीधा सरदार मिनाश के खेमे में आया। सरदार इतनी रात गई अभी तक जाग रहा था। वो अपना सर अपने हाथ में लिए खामोशी से बैठा था। अचानक रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, सरदार। सरदार ने चौंक कर ऊपर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उसके सामने रोलुका खड़ा था। फौरन सरदार के मुंह से निकला, मोहतरम रोलुका, आप और इस वक्त? हाँ सरदार, मेरे दिल ने गवारा न किया कि एक जिन सरदार की हठधर्मी की वजह से बेशुमार जिन मौत से हमकनार हो गए और ना जाने कल और कितने अपनी ज़िंदगी हार जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना झगड़े की असल जड़ को ही उखाड़ फेंका जाए। मैं रुशाक को अपने साथ ले आया हूँ। आप फौरन इस वक्त मेरे साथ चलें अपने कबीले में। लेकिन मोहतरम रोलुका, ये तो बताएं कि रुशाक है कहाँ? सरदार बोला, सरदार ये पूछने का वक्त नहीं है, आप फौरन चलें। जी बहुत अच्छा। ये बोलकर सरदार अपने खेमे से निकला और फिर दोनों कबीले की जानिब महवे परवाज हो गए। कबीले में पहुंचकर रोलुका बोला, आप रुशाक का कमरा खोलें। फौरन सरदार एक तरफ बढ़ गया और एक कमरे के दरवाजे पर रुककर कमरे की कुंडी खोल दी। रोलुका कमरे में दाखिल हुआ और फिर सामने पड़े बिस्तर पर रोलुका ने अपने हाथ में मौजूद रोशनी नुमा गेंद रख दी। इसके बाद रोलुका ने हाथ का इशारा किया तो रोशनी नुमा गेंद बड़ी होने लगी और फिर एक शख्स का वजूद धार लिया। फिर रोलुका के इशारे पर तमाम शुआएं यकसर गायब हो गईं, जिन्होंने रुशाक का अहाता कर रखा था। रोलुका ने बिस्तर की जानिब इशारा किया। सरदार अचंभे की हालत में बिस्तर पर मौजूद रुशाक को देख रहा था। सरदार, ये अपने हवास में नहीं है, ये रात भर बेसुध रहेगा। इसके दरवाजे पर नूरानी हिसार कायम कर दें और फिर मैदान जंग में चले जाएं। सुबह ऐलान कर दें कि जंग बंदी की जाती है, क्योंकि जिस मकसद के लिए जंग मुसल्लत हो गई थी उस मकसद को हमने पा लिया है। लिहाजा अब मैं नहीं चाहता कि मजीद खून खराबा हो। गलाजा के लिए मेरा मशवरा है कि अपने कबीले में वापस चला जाए। जी मोहतरम रोलुका, ऐसा ही होगा। सुबह का उजाला फैलते ही मैं जंग बंदी का ऐलान कर दूंगा। मोहतरम रोलुका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वजह से तकलीफ उठाई। मैं ताहयात आपका एहसान मानता रहूँगा। ठीक है सरदार, आपकी खुशी में मेरी खुशी है और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी वक्तन फ़वक्तन मुझसे मिलते रहेंगे। ठीक है सरदार, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप आइंदा भी मुझे अपना हमदर्द पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, फिर हमारी मुलाकात होगी। और ये बोलकर रोलुका उस जगह से गायब होकर अपने कमरे में आ गया। सरदार भी अपने कमरे से निकलकर मैदान में मौजूद अपने खेमे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। नमाज फजर के बाद सरदार मिनाश ने अपनी गूंजदार भारी आवाज़ में ऐलान किया, गलाजा, मैं अपनी तरफ से जंगबंदी का ऐलान करता हूँ। तुम्हारे कबीले के तमाम जिन सुन लें कि हमारी तरफ से पेशकदमी नहीं होगी। गलाजा, मुझे बहुत ही दिली तौर पर दुख और अफसोस है कि तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे कबीले के बेशुमार जिन अपनी ज़िंदगी हार गए। मेरा कतई इरादा जंग का नहीं था, मगर अफसोस कि तुम जज्बात की रौ में बहकर अपने साथियों को मौत के मुंह में ले गए। मेरा असल मकसद रुशाक की वापसी था। रुशाक मुझ तक पहुंच चुका है।
लिहाजा मैं बखुशी जंग बंद करता हूँ। तुम भी खामोशी से वापस अपने कबीले में चले जाओ और आइंदा भी कोशिश करना कि तुम्हें या तुम्हारे कबीले के अफराद को किसी किस्म का नुकसान न पहुँचे। बहुत से मौके पर जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होता है, और जो लोग जज्बात में फैसले नहीं करते वो फ़ायदे में रहते हैं। इस ऐलान का सुनना था कि गलाजा के जिन्नों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर गलाजा पर जैसे बिजली टूट पड़ी। वो सोच भी नहीं सकता था कि रुशाक को रात के अंधेरे में अगवा कर लिया जाएगा। उसे शर्मिंदगी खाई जा रही थी कि उसके कबीले वाले उसके मुतल्लिक क्या सोचेंगे। वो अपने बेशुमार साथियों को मौत से हमकनार करने के बाद भी शिकस्त से दो चार हो चुका था। मैं अपने साथियों की मौत का जिम्मेदार हूँ और अब मेरा जिंदा रहना भी बेकार है। मैं पल पल जीने और मरने से दो चार होता रहूँगा। मिनाज, तुम जीत गए और मैं हार गया। मैं अब सरदारी के काबिल नहीं। मेरे कबीले वाले अपनी पसंद से जिसे चाहें अपना सरदार मुंतखब कर लें। आज से मैं अपनी सरदारी से दस्तबरदार होता हूँ। और ये बोलते ही गलाजा के पूरे जिस्म में आग भड़क उठी और चंद पल में ही उसका वजूद जलकर राख हो गया। रुशाक को खबर हो चुकी थी कि उसने जिन काफिर जिन्नों के कबीले में जाकर पनाह ली थी और फिर काफिर जिन्नों के साथ वो मैदान में आया था और अपने ही कबीले के खिलाफ हमलावर हुआ था। वो हार चुका है। उसे ये भी मालूम था कि काफिर जिन्नों का सरदार संगारा अपने इंजाम को पहुंच चुका है। सरदार के पैगाम मिलने पर हस्बे वादा रोलुका महफिल में आ चुका था। आज वो मुजस्सम सरदार के बराबर एक बड़ी कुर्सी पर बराजमान था। कबीले के सारे जिन्नात बड़ी कदर की निगाह से रोलुका को देख रही थी। कभी कभी रुशाक उचटती कहर बरसाती नजरों से रोलुका को देख लेता था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो रोलुका को कच्चा ही चबा जाता। जब सारे जिन्नात आकर महफिल में बैठ गए तो सरदार खड़ा हुआ। सरदार की गुसीली और गूंजदार आवाज सुनाई दी। रुशाक, तुम पर इल्जाम है कि तुमने एक आदमजादी की इज्जत को पामाल किया और एक तवील अरसे से उसके घर वालों को भी हरासा किया, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कबीले का क्या असूल है। और फिर हम सारे जिन्नात शरीयत के पाबंद मुसलमान हैं। तुमने कबीले का कानून तोड़ा, एक काम में खुदाबंदी से मुंह मोड़ा। यही नहीं बल्कि तुमने अपने वालिदैन के भरोसे को रौंद डाला। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूकात पर इंसान को बरतर बनाया है। इसके बावजूद तुमने अशरफ मखलूक की इज्जत की धज्जियां बिखेर दी। तुम जज्बात में अंधे हो चुके थे। अब अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो बिला झिझक कह सकते हो, मगर जहां तक मैं समझता हूँ तुम्हारे बोलने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल अगर तुम चाहो तो बोल सकते हो, सरदार ने कहा। सरदार की बातें सुनकर रुशाक ने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाई और एक उचटती सी नजर पूरी महफिल पर डालकर बोला, सरदार, मैं बिला डर खौफ ये इकरार करता हूँ कि मैंने आदमजादी से मोहब्बत की, उसे चाहा, बल्कि इतना चाहा कि मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे लिए वो आदमजादी बहुत अजीज है और इसके आगे मेरे लिए तमाम असूल, तमाम पाबंदी और तमाम कानून की कोई हैसियत नहीं। रुशाक यहाँ तक ही बोल सका था कि अचानक सरदार मिनाश गजबनाक तरीके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी दिल दहला देने वाली गुसीली आवाज पूरी महफिल में गूंज गई, बदबख्त, खामोश हो जा। तू जज्बात की रोह में बहकर सूझबूझ और शऊर से बेगाना हो गया है। तू दीन और दुनिया दोनों के लिए बोझ बन गया है। तू मुनाफिकों और काफिरों से भी बदतर है। अहकाम शरीयत से इनकार पर मैं तुझ जैसी बेशुमार औलादों को भी कुर्बान कर सकता हूँ। अहकाम खुदाबंदी से इनहराफ किसी सूरत भी नाकाबिले मुआफ़ी है। और फिर जिस कटहरे में रुशाक खड़ा था, अचानक ज़बरदस्त बिजली कौंधी, शोला भड़का और रुशाक के पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। नारंगी रंग का शोला इतना ज़बरदस्त था कि रुशाक को चीखने का मौका तक न मिल सका और पलक झपकते ही रुशाक जलकर कोयले में तब्दील हो गया। अब कटहरे में रुशाक की जगह स्याह रंग की थोड़ी सी राख पड़ी थी। फिर सरदार की आवाज़ सुनाई दी, मुहाफिजो, कटहरे में मौजूद राख को फौरन उठाओ और ले जाकर समुंदर बुर्द कर दो। सरदार की आवाज़ सुनना था कि 3 मुहाफिज फौरन कटहरे की जानिब लपके और कटहरे में मौजूद राख को एक कपड़े में लपेटकर पोटली बांधी और एक तरफ को परवाज कर गए। अब सरदार की हालत नॉर्मल हो गई थी। चेहरे पर से जलाल खत्म हो गया था, मगर अब चेहरे पर मलाल नजर आ रहा था। वैसे भी चेहरे पर मलाल क्यों ना नजर आता, 4 साल बेटा मौत से हमकनार हो चुका था। ये तो फितरी अमल है। औलाद की मौत नाकाबिले बर्दाश्त होती है वालिदैन के लिए। सरदार अब कुर्सी पर बैठ चुका था। पूरी महफिल पर एक तरह का जैसे सख्ता तारी हो चुका था। सबकी गर्दनें झुकी हुई थी। रोलुका भी अपनी कुर्सी पर खामोश गर्दन झुकाए हुए बैठा था। इतने में सरदार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और आसमान की तरफ अपनी शहादत की उंगली उठाई और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अल्लाह पाक गवाह रहना, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया मेरी नज़र में यही बेहतर था।
रूशाक ने जज्बात की रौ में बहकर कानून शरीयत से मुंह मोड़ा। अल्लाह ताला, तूने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसको इसने अजियत दी और उसकी इज्जत पामाल की। सबसे बड़ा जुर्म कि फरार होकर काफिर जिन्नात के कबीले में पनाह ली, दुश्मन को हमारे मुकाबले पर उकसाया, हजारहा साल के कबीले के कानून को तोड़ा, कुरान और अहादीस की रूह गर्दानी की। मजीद आगे शर फैलाता कि उसका नीस्तो नाबूद हो जाना ही बेहतर हुआ। मेरा दिल मुतमईन है कि ऐसी नाफरमान औलाद से बे औलाद रहना ही बेहतर है। उसने अपने कबीले की ही नहीं बल्कि इंसान की भी तजलील की, और कुरान में भी यही लिखा है कि इज्जत पामाल करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि लोग इबरत पकड़ें। अल्लाह पाक, अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो मैं तेरे आगे सजदा रेज होकर मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मेरी गलतियों और कोताहियों को दरगुजर कर देना। और सरदार निढाल तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बैठते ही आंखें बंद कर लीं। इसके बाद सरदार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ रोलुका, हम आपकी रहमदिली के कायल हो चुके हैं और साथ ही ये भी देख चुके हैं कि आप रूहानी ताकतों पर किस कदर दस्तरस रखते हैं। मगर मुझे कतई दुख और अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे औलाद से ज़्यादा अपने पैदा करने वाले की खुशनुदी चाहिए। मोहतरम रोलुका, मैं ताहयात कल्बी तौर पर आपका एहसान मानता रहूँगा, क्योंकि आपने हमारे कबीले की मदद की और हमें ज़लील रुस्वा बल्कि शिकस्ते फाश से बचाया। साथ ही रूशाक की शर्मंगेजियों और गुनाहों को सामने लाकर मुझे बचाया। नहीं तो पता नहीं रूशाक कितने अरसे तक आदमजादी और उसके घर वालों को अजियतनाक हालात से दोचार रखता। मेरी और मेरे कबीले वालों की आपसे इल्तिजा है कि आप आइंदा भी हमसे मुलाकात करते रहेंगे। अगर आप हमें खिदमत का मौका दें तो हमें बहुत खुशी होगी, सरदार ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। रोलका बोला, सरदार, मैं खुद भी आपकी इज्जत करता हूँ और ज़िंदगी भर आपको याद रखूँगा। आप जैसे बहुत कम ऐसी हैं जो हकीकत से चश्म पोशी करती हैं। मेरी नज़र में आप बहुत अजीम हैं। आपसे ज़्यादा दूरी पर नहीं हूँ। मैं आपके तमाम कबीले वालों की इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जब भी ज़रूरत पड़े आप बिला झिझक मुझे याद कर सकती हैं। रोलका ने सरदार से मुसाफिया किया और हाथ उठाकर कबीले के तमाम जिन्नात को अलविदा कहा और पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। रोलका वहाँ से निकलकर हकीम वकार के मतब नहीं गया, बल्कि वो सीधा खुशबू के घर आ गया। अतीक साहिब के साथ रोलुका कमरे में आया और एक सोफे पर बैठ गया। अतीक साहिब भी रोलुका के सामने सोफे पर बैठ गई और बोले, हकीम साहिब, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपका हम पर और हमारी आने वाली नस्लों पर एहसान रहेगा। आप तशरीफ रखें, मैं खुशबू को बुलाता हूँ। और ये बोलकर अतीक साहिब उठे और घर के अंदर चले गए। चंद पल में ही खुशबू जैसे भागती हुई कमरे में आई और रोलुका को सलाम किया। रोलुका बोला, खुशबू बेटी, जीती रहो और तुम्हें मुबारक हो। हकीम साहब, आप किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं? मुझे लगता है कोई अहम बात है, आप खुलकर बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। खुशबू बोली, अच्छा तुम इत्मीनान से बैठो, मैं बताता हूँ। ये सुनकर खुशबू रोलुका के सामने सोफे पर बैठ गई और रोलुका की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। अच्छा खुशबू बेटा, ये बताओ कि वो बदबख्त जिन आया तो नहीं? रोलुका ने कहा। खुशबू बोली, जी हकीम साहब, चंद दिन पहले दिन के वक्त बदहवास घबराया हुआ आया था। हालत बहुत ख़राब थी, उस पर अजीब तरह की कपकपी भी तारी थी। आते ही लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, खुशबू उठो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, फ़ौरन उठो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम रजामंदी से मेरे साथ ना गई तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाऊँगा। मैं खुद अचंभे में थी और उसे देखी जा रही थी। उसकी बातें सुनकर जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। मैं क्या कर सकती थी? मैं तो चीखकर किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी। जब मैं बेसुध सी बिस्तर पर ही बैठी रही तो वो तैश में आ गया और फौरन मेरी कलाई पकड़ ली और करख्त आवाज़ में बोला, चलो उठो, जल्दी खड़ी हो जाओ वरना। फिर अचानक किसी नादीदा हस्ती ने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना ज़बरदस्त था कि वो चकराकर घूम गया और फिर कमरे से निकलता चला गया। मेरी समझ में कुछ भी ना आया और मैंने ढाल सी बैठी रही कि उस वक्त मेरी बहन कहकशां कमरे में आई तो मेरी हालत देखकर घबरा गई और मुझे आवाज़ दी तो फिर जैसे मुझे होश आया। रोलुका ने कहा, अतीक साहब, दरअसल इस वक्त मेरे आने का असल मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं, वो जिनज़ादा जिसका नाम रूशाक था अपने इबरतनाक इंजाम को पहुंच चुका है। आइंदा वो कभी भी आप लोगों को तंग करने नहीं आएगा। बदबख्त बहुत ज़िद्दी और हट धर्म था। ये भी अच्छा हुआ कि बहुत जल्द वो आप लोगों के रास्ते से हट गया। और सबसे अहम बात ये थी कि वो मुसलमान जिन्नात कबीले से ताल्लुक़ रखता था। अगर देखा जाए तो मुसलमान जिन्नात के बड़े अहम बुजुर्ग दीनदार होते हैं, बाअसूल और बाशऊर होते हैं। वो किसी भी इंसान के साथ किसी जिन की नाहक शरारत को बर्दाश्त नहीं करते और जो जिन अपनी मनमानी करता है उसे उसके बुजुर्ग करार वाकई सज़ा देते हैं।
इस असूल के तहत, और चूंकि उसके वालिद कबीला के सरदार भी हैं, उसकी ज़्यादतियों, शरअंगेजियों, एहकाम में खुदाबंदी से इनहराफ और फिर खुशबू के साथ ज़्यादती का बहुत असर लिया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसलिए अगर कोई जिन किसी अशरफ और वो भी मुसलमान को तंग करे तो ये ठीक नहीं और वो हर हाल में सज़ा का मुस्तहिक होता है। खुद उसके वालिद ने उसे जलाकर खाकस्तर कर दिया और इस तरह उसका वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो गया। और फिर मैंने भी आपके घर के चारों तरफ हिसार कायम कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। लिहाजा अब आइंदा कोई भी मावराई मखलूक इस तरफ का रुख नहीं कर सकती। अतीक साहिब, अब आप लोग खाएं पिएं, खुश रहें। आगे की ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, और वैसे भी आइंदा अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। नमाज पढ़कर आप लोग मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपका शरबत पी लिया है, अब मैं चलता हूँ। मुझे एक और भी ज़रूरी काम से जाना है। अब मुझे इजाज़त दें। खुशबू बेटा, खुश रहो और बेफिक्र होकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। इसके बाद रोलुका ने खुशबू के सर पर हाथ रखा और अतीक साहिब से मुसाफिया करके दिल्ली हकीम वकार के मकतब के लिए अतीक साहिब के घर से निकल पड़ा।